हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आईएएस को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कोरोना संकट के इस दौर में मैं यह आशा करता हूं और कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और साथ ही आप अपने लक्ष्य को केंद्रित कर ठीक तरीके से सक्रिय होंगे। पहले से विदित होगा कि आज के इस सत्र का प्रमुख उद्देश्य यह निर्धारित करना है, यह जानना है, यह समझना है कि आखिर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में हम किस वैकल्पिक विषय को ऑप्ट करें, चयनित करें, किस आधार पे करें, क्यों करें, और अगर चयन कर लिया है तो उसकी तैयारी किस प्रकार से करें। देखो, सिविल सेवा की तैयारी एक यात्रा के समान है, जर्नी है, और इस यात्रा की शुरुआत विचार से होती है। सबसे पहले विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, क्लियर, और बाद में सफलता की स्थिति उभरती है। एक तरीके से जर्नी है विचार से लेकर सफलता तक की। विचार बीज के समान होता है। यदि बीज को ठीक से संरक्षित करोगे, पालोगे, पोषोगे तो वो पौधे के रूप में साकारित हो जाता है। ठीक यही स्थिति विचार की है। यदि आपने विचार की ठीक से रक्षा की, उससे पल्लवित किया, पुष्पित किया, पोषित किया, संरक्षित किया, खाद पानी ठीक से दिया, कहने का मतलब, तो आपका विचार सफलता के रूप में साकारित हो जाएगा। आपका विचार मूर्त हो जाएगा, एक्चुअलाइज्ड हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। जैसे ही विचार आता है उसके बाद आता है स्टेप्स निर्णय का। किसका स्टेप आता है? निर्णय का। विचार तो बहुतों के मन में आता है कि मैं एसपी बन जाऊं, डीएम बन जाऊं। कुछ देर विचार रहता है, फिर वो विचार गायब हो जाता है। कई लोगों के दिमाग में विचार आता है, फिर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, मुझे ये तो काम करना है, ये तो इसमें सेलेक्ट होना है, आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। तो आपका विचार औरों की तुलना में ज्यादा सुदृढ़ है। आपने निर्णय किया है कि नहीं, मुझे सिविल सेवा में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और भी बहुत सारे उसमें सर्विसेज हैं। तो आपके पद और आपकी स्थिति के अनुसार उसका आवंटन होता है। अब समझो कि जब विचार आ गया कि आईएएस बनना है, बहुतों के दिमाग में विचार है, बहुत लोग कल्पना करते हैं कि आईएएस बनना है। आपने निर्णय भी कर लिया कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है। तो जैसे ही आपने निर्णय किया मुझे आईएएस बनना है, तो तुरंत आएगा इस निर्णय को साकारित करने के लिए पहला स्टेप होगा चयन का। किसका आएगा? चयन। आपको चयन करना पड़ेगा। देखो, चयन में कुछ चीजें अनिवार्य हैं और कुछ चीजें स्वैच्छिक हैं। कुछ चीज तो अनिवार्य रूप से आपको चयन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो विचार है वो वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, साकारित हो जाए, मूर्त रूप धारण कर ले, कपोल कल्पना न रहे, मानसिक कल्पना मात्र न रहे, तो आप निर्णय लेते हो और चयन करना शुरू करते हो। चयन करने में कुछ तो चीजें अनिवार्य हैं। जैसे अगर आप आईएएस सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो 1000 नंबर का जो जीएस है, 4 पेपर हैं, 250 नंबर के 4 पेपर और 250 मार्क्स का ऐसे पेपर, यानी टोटल 1250 नंबर, 1250 ऐसे पेपर, 250 नंबर का और 4 पेपर जीएस के, ये कंपल्सरी हैं। जो भी व्यक्ति आईएएस बनने का सोच रहा है कि हम आईएएस का एग्जाम देंगे, उसको ये तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। परंतु कुछ चीजें स्वेच्छा पे भी हैं। कुल अभी 44 सब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं, 44 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, और आपको 44 विषयों में से एक विषय का चयन करना है जो कि 500 नंबर का है। तो टोटल जो मुख्य परीक्षा का गेम है वो 1750 नंबर का है, 1750। ये गेम आपको खेलना है, ठीक से खेलना है, विवेक पूर्वक खेलना है। जो व्यक्ति ठीक से प्लानिंग के तहत मेहनत करके, धैर्य के साथ, लगन के साथ, अभ्यास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको सफलता मिल जाती है। वो सफलता को सिरोधार्य करता है।
उसका विचार वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है, उसका विचार साकारित हो जाता है, मूर्त रूप धारण कर लेता है, एक्चुअलाइज्ड हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपने अपने विचारों को किस प्रकार से साकारित करने का प्रयास किया है। अब देखो, चयन की जब बात आती है, ये तो अनिवार्य है, सबको ऑप्ट करना है, परंतु एक स्वेच्छा वाली बात है, कौन से वैकल्पिक विषय का चयन करें। तो हमारा मुख्य प्रयोजन आज का इसी मुद्दे पे केंद्रित है कि हम इस वैकल्पिक विषय जो कि 500 नंबर का है, 500 मार्क्स का है और सफलता में इसकी निर्णायक भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है सफलता में। आप देखोगे जितने आईएएस बने हैं, आईपीएस बने या ऊपर के रैंक्स पे आए हैं, जो भी छात्र और छात्राएं, उनके वैकल्पिक विषय में ठीक नंबर है, बड़े अच्छे नंबर हैं, अराउंड 60% के आसपास नंबर हैं। मतलब 500 में लगभग 300 है, 290 300 प्लस भी हो सकता है, 290 से 310 के आसपास में है, 290 से लेकर 310 के बीच में है अराउंड, कुछ और वेरिएशंस हो सकता है। आप यहां नहीं देखोगे कि 1000 नंबर में, ये जो जीएस का 1000 नंबर है, इसमें 600 नंबर तो आप किसी का नहीं देखोगे कि 600 नंबर है, 60% मार्क्स। टॉपर का भी नहीं देखोगे। 500 मार्क्स भी पाने वालों की संख्या बहुत कम है, 50% मार्क्स आउट ऑफ 1000 जीएस के 4 पेपर्स में। बहुत मेहनत करने के बाद भी आप इतिहास से पीएचडी हो, ज्योग्राफी से पीएचडी हो, फिर भी इतने नंबर नहीं आएंगे। और यहां ऑप्शनल में आ रहे हैं, तो ऑप्शनल सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसका चयन आखिर कैसे किया जाए, किन आधारों पे किया जाए। बहुत सारी चीजें, आंकड़े, डाटाज उपलब्ध हैं फैब्रिकेटेड मैनर में, जो लोगों ने अलग अलग लोगों ने प्रसारित कर रखा है, घर घर पहुंचा दिया है। आज तो नाना प्रकार के कोर्स आपके घर तक अवेलेबल हैं। ये पेन ड्राइव कोर्स ले लो, ये टैब ले लो, ये मोबाइल कोर्स ले लो, ये लैपटॉप ले लो, सब आपके घर तक अवेलेबल है। सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें हो गई हैं, नाना प्रकार के कोर्स। और सबका दावा ये है कि ये जो मैं दे रहा हूँ, इसी को पढ़ोगे तो आपका कल्याण होगा, अदरवाइज आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। भय और भ्रम का माहौल पैदा करके स्वार्थों की विशुद्ध रूप से सिद्धि की जा रही है। और मैं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कई मुद्दों को इंगित करूंगा। आप कौन सी परंपरा में हो, किनसे अधिक प्रभावित हो, ये कोई मायने नहीं करता है। हम तार्किकता और बौद्धिकता के साथ देखने का प्रयास करेंगे कि आपकी आंखें खुलें और खुली आंखों से विवेक पूर्वक आप विषय का चयन करें। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में पिछले 2 वर्षों में, 18 में और 19 में, हिंदी मीडियम का सामान्य वर्ग का एक भी व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाया। ये बड़ी विडंबना है। 50,000 लाखों जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी, एक से एक तेज तर्रार, अगर उनको ठीक से मार्गदर्शन मिल जाए तो उनमें से बहुत सारे लोग क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही मेहनती हैं, कर्मठ हैं, परंतु उनका मार्गदर्शन ठीक नहीं है। वे ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में आ गए हैं, वो ऐसे लोगों के गाइडेंस में आ गए हैं जो निसंदेह कठिनाई पैदा करेगा, और कठिनाई पैदा कर रहा है। मेरे बताने के बाद आप अपनी वस्तु स्थिति को थोड़ा कसौटी पे कसकर देखना कि आप कौन सी दिशा में हो, आप कहाँ ठहरते हो इस फील्ड में। क्योंकि आज सोशल मीडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आईएएस कैसे बना जाता है, आईएएस कैसे लिखता है, आईएएस कौन सी किताब पढ़ता है, आईएएस कितने घंटे सोता है, आईएएस क्या खाता है, आईएएस की दिनचर्या क्या है। पहले ये अवेलेबल नहीं था। अब तो लोगों ने उसको अलग अंदाज में पेश किया है। लड़कों को सुनने में उनको बहुत मजा आता है कि आईएएस ऐसे खाता है, आईएएस ऐसे पढ़ता है। लगता है कि आईएएस के साथ ही इनकी उठक बैठक होती रहती है। और नतीजा आज के डेट में है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट रसातल की स्थिति में, धरातल पे भी नहीं है। लगभग 3% रिजल्ट है हिंदी मीडियम में,
और वो भी रिजल्ट्स में आप देखोगे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल बिगड़ी हुई है। दोनों आप कर सकते हो। कुछ इज्जत प्रतिष्ठा जो बचा रखे हैं वो राजस्थान के कुछ लोगों ने बचा रखा है हिंदी मीडियम का, नहीं तो और उसके बावजूद भी ब्रांड कोचिंग्स, प्रतिष्ठित दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंग, ये सब सारी बातें यूट्यूब सोशल मीडिया पे प्लैंड में विस्तारित की जा रही है। पहले आ जाते हैं विषय वस्तु पे। अन्य पक्षों पे मैं चर्चा करूंगा तर्कपूर्वक, विवेकपूर्वक, बौद्धिकता के साथ, साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ, ताकि आपका दृष्टिकोण बदले। और मैं कई लोगों का एग्जाम्पल दूंगा इस क्रम में कि उन्होंने क्या किया अपनी सफलता प्राप्ति के क्रम में। तो देखो, ये 500 नंबर का जो वैकल्पिक विषय है ये आपकी स्वेच्छा पे है। आप कोई भी विषय ऑप्ट कर सकते हो। 44 सब्जेक्ट्स में से आपकी इच्छा है कि कौन सा विषय ऑप्ट करें, आप कर सकते हो। बट अगर आप हिंदी मीडियम को देखोगे तो पूरा जो रिजल्ट है वो 6-7 विषयों में सिमट के रह गया है। इन 44 विषयों में से 44 सब्जेक्ट्स में से लिस्ट देखना, 5-6 सब्जेक्ट्स में सिमट के रह गया है। वो है जियोग्राफी, भूगोल है, इतिहास है, हिस्ट्री है, दर्शन शास्त्र है, साहित्य है। साहित्य में 3 साहित्य की स्थिति है, संस्कृत साहित्य की, हिंदी साहित्य की और मैथिली लिटरेचर की 3 की स्थिति है। इसके अलावा समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है और राजनीति विज्ञान है तो 44 विषय उपलब्ध, परंतु हिंदी मीडियम वालों के लिए यही उपलब्ध है। हमको लगता है 95-99% रिजल्ट इसी में से हैं। भूगोल है, इतिहास है, दर्शन शास्त्र, साहित्य, इसमें संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और मैथिली, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र, इन्हीं विषयों में से। अब इन विषयों में से हमें एक चयन करना है। 500 नंबर है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफलता में इसकी सबसे प्रबल भूमिका है। आप देखोगे जितने लोग आईएएस बने हैं, आईएएस के नंबर्स को जाके देखो। जितने लोग आईएएस बने हैं उनमें जो आईएएस बने हैं वो इसलिए नहीं बन गए कि उनको जीएस के जो 4 पेपर हैं जो 1000 के हैं इसमें बहुत बेहतरीन नंबर मिला है, 60%, 55% नंबर मिला है, ऐसे नहीं बने हैं। जो बने हैं उनमें देखोगे कि उनका वैकल्पिक विषय जो 500 नंबर का है इसमें बहुत अच्छी मार्किंग है। ऐसे पेपर जो 250 नंबर का है और जो इंटरव्यू है 275 नंबर, इन 3 में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और परिणाम स्वरूप आईएएस बने हैं। इन्हीं 3 कारणों से बने हैं। और इसमें तो देखोगे जीएस में पता चलता है कि एक 1000 जो मार्क्स है जीएस के 4 पेपरों को मिलाकर, इसमें हो सकता है बड़ा एवरेज टाइप का नंबर 40% के आसपास हो, 42 या 45% के आसपास हो। और इसमें देखोगे इन तीनों में हो सकता है 60% आसपास हो। इसमें भी 60%, इसमें भी 60%, इसमें भी 60% प्लस है। और इन तीन पक्षों में बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण वो आईएएस बने हैं। जितने आईएएस हैं उठा के तो देखो, नंबर अवेलेबल हैं। बनी बनाई सामग्री पे कम जाओ, जरा अपने से थोड़ा रिसर्च भी कर लो। आप फील्ड में उतरे हो तो नाना प्रकार के कोर्स, नाना प्रकार की चीजें अवेलेबल हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटा रही हैं। और जब मोबाइल खोलोगे चीजें अलग दिशा में बताने के लिए रेडी हैं कि ये ले लो, नहीं तो फिर आपका जीवन बिगड़ सकता है। तो आप थोड़ी सतर्कता बरतो। मैं जो बता रहा हूं साक्ष्य, तर्क, किन कसौटियों पे रगड़ोगे और फिर जाके आप डिसीजन लोगे। उन कसौटियों पे इन विभिन्न विषयों को कसो, लगे कि ये विषय तो अच्छा है, इसको हम लोग ले सकते हैं, विषय को ऑप्ट करो, आगे बढ़ो। हम कुछ चर्चा कर देंगे इन पक्षों पे क्यों अभी स्थिति बिगड़ी हुई है हिंदी मीडियम की, उसका कारण क्या है। आपको समझना चाहिए। आंखें बंद करके चलोगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी, और कठिनाई पैदा हो रही है। 2-3% रिजल्ट है, 2.5% से 3% के आसपास रिजल्ट है। 97% रिजल्ट इंग्लिश मीडियम के लड़कों का है। उसके बावजूद भी लोग दिल्ली में मानते फलानी कोचिंग प्रतिष्ठित। जैसे जैसे रिजल्ट नीचे की तरफ हिंदी मीडियम का गया है, कोचिंग ब्रांडेड होते गए हैं।
ब्रांड का निर्धारण किस आधार पे करोगे? रिजल्ट के आधार पे कि लड़कों की संख्या के आधार पे? रिजल्ट नीचे जा रहा है और कोचिंग ब्रांड होते जा रहे हैं। ये ब्रांडेड कोचिंग है, प्रतिष्ठित है। किस आधार पे प्रतिष्ठित है? कौन सा ग्राउंड? 10-10 हजार कोचिंग में पढ़ने वालों में से एक भी आईएएस नहीं, एक भी आईएएस नहीं। फिर भी लोग लिख देते हैं कि थिंक आईएएस और थिंक फलाना कोचिंग। अरे एक तो बन जाता। ये तो आप डिसाइड करोगे थिंक आईएएस के बाद क्या सोचना पड़ेगा। थिंक आईएएस के बाद थिंक मैनेजमेंट लिखा जाता, बेहतर होता। थिंक बंडल ऑफ मटेरियल्स लिखा जाता, अच्छा होता। थिंक आईएएस के बाद कुछ और चीजें लिखी जाती, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। बट थिंक आईएएस और आईएएस तो एक भी नहीं है। जनरल कैटेगरी में तो एक भी नहीं है। इस साल का टॉपर जो था, इस साल के जो टॉपर हैं रवि कुमार सिहाग, आप समझ सकते हो आईआरटीएस मिला है, कोई आईएएस नहीं बना, कोई आईपीएस नहीं बना, कोई आईआरएस नहीं मिला है किसी को। फिर भी लिखा हुआ है थिंक आईएएस और थिंक फलाना कोचिंग। लड़का जब आईएएस के लिए सोचता है तो फलाना कोचिंग। दशा क्या है? पिछले 5 सालों में 70-80 हजार लड़के पढ़ चुके हैं, बस उनमें से एक भी तो होना चाहिए जनरल कैटेगरी में आईएएस। इसका मतलब जो दावा किया जा रहा है, जो हकीकत है, दोनों में गैप है, दोनों में अंतर है। दिमाग खोल लो, दिमाग को लगाओ, विवेक पूर्वक ध्यान दो और फिर जाके आप डिसीजन लो। मैं तथ्यों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आखिर किस वैकल्पिक विषय का चयन करोगे। इज इट क्लियर? 500 नंबर, आपका एक डिसीजन आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। आज बहुत सारे लोग अभी से ही पेन ड्राइव कोर्स, फर्स्ट ईयर का लड़का है, 12th में है, वो पेन ड्राइव कोर्स खरीद रहा है वैकल्पिक विषय का। अगर आप 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी वैकल्पिक विषय मत पढ़ो। बस शुरुआत में ध्यान दो जीएस पे। अगर आपको 20 में देना हो, 20 में संभव है कि एग्जाम हो, डेट तो आ चुका है, या 21 में देना हो, तो आप उसको देखो, ऑप्शनल पे जाओ, अच्छे से पढ़ो। 5 साल के बाद अगर आपको एग्जाम में जाना है तो अभी ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ो। मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं, आवश्यकता नहीं है अभी पढ़ने की। अभी आप जीएस पे फोकस करो। आप जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है उसमें से आप ऑप्ट कर लोगे, अपने वैकल्पिक विषय का चयन वहां से भी कर सकते हो। अब देखो कैसे क्या किया जाए। मान लो आपको विषय का चयन करना है, विषय का चयन करना है, तो विषय के चयन का आधार कुछ तो होना चाहिए। किस आधार पे चयन करोगे? ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने लिया है फलाना सब्जेक्ट मैं भी ले लूं। लोग यही करते हैं। या आप YouTube को खोलो और देखो कि कहां कहां से क्या क्या चीजें हुई, उसी पे डिसीजन ले लो। विवेक लगाओ। यूपीएससी के डाटा को देखो। यूपीएससी हर एक वर्ष डाटा पब्लिश करती है, वो सबसे प्रामाणिक साक्ष्य हैं, प्रामाणिक है, तय है उसकी प्रामाणिकता। मैं भी बोलूं उसकी प्रामाणिकता को थोड़ा मिलान करना कि हाँ ये प्रामाणिक है, लगे कि प्रामाणिक है, इसका आधार है, तो बात मानना। ऐसे बात मानने का कोई औचित्य नहीं है, सबके अपने अपने तर्क हैं। आप दिल्ली में आ जाओ, वैकल्पिक विषय जो 500 नंबर का है, आप कभी दिल्ली में आ जाओ। अभी तो कोरोना संकट के कारण बंद पड़ा हुआ है सारी चीजें, बट अगर आप दिल्ली के 5-6 कोचिंग में घूम जाओ आके कि कौन कौन सा वैकल्पिक विषय लेना है, तो हर एक जगह पे इतने तरीके से समझा दिया जाएगा कि बेटा ये अगर ये सब्जेक्ट नहीं लोगे तो आपका लाइफ तो बर्बाद है, आप तो बहुत खो दोगे, आपका जीवन खत्म है। आपको अन्य सब्जेक्ट के बारे में निराशा पैदा कर दी जाएगी और किसी खास सब्जेक्ट के बारे में इतना आपको गौरवान्वित कर दिया जाएगा कि लगेगा कि आज ही मैं आईएएस बन गया हूं, ये विषय मिल गया है मुझे, अब मैंने बहुत सही विषय का चयन कर लिया है। और लोगों के विषय का चयन, वैकल्पिक विषय का चयन बेसिकली दिल्ली में कोचिंग में कौन कर रहा है? आपका कोई हितैषी बैठा हुआ है क्या? ठेके पे बैठे हुए लोग हैं, वो आपका विषय का चयन कर रहे हैं और वो विषय का चयन लेके आप बहुत खुश हो कि अरे ये तो बहुत अच्छा विषय है, इसी विषय के साथ मैं आईएएस बनूंगा। पिछले 2 साल में एक भी आईएएस नहीं, दशा 3% पे चली गई। जनरल कैटेगरी में लाखों लोग पढ़ रहे हैं ना हिंदी मीडियम में, कुछ तो कमी है ना। महज संयोग कह दोगे क्या? जितने तैयारी कर रहे हैं आप उनको किसी भी तरीके से नहीं गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। गलत मटेरियल्स पर उन लोगों ने ध्यान दे दिया जिसकी प्रामाणिकता तय नहीं थी।
जितना पढ़ना उससे ज्यादा वो मटेरियल उन लोगों ने रख लिया अपने पास। ये ब्रांडेड कोचिंग, प्रतिष्ठित कोचिंग, दिल्ली खूब यूट्यूब पे ऐसा पेड कर करके चीजों को प्रसारित किया जाता है कि दिल्ली का ब्रांडेड कोचिंग कौन है, हिंदी मीडियम का तो फलाना जी। 10 जगहों पे पैसा खर्च करके आप उसको बूस्ट करते रहो, प्रमोट करते रहो, और जो लगता है कि प्रतिद्वंदी है उसको थोड़ा डेमोरलाइज भी करो, थोड़ा डाउन भी करो उसको। सब तो सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ संभव है, और ये चीजें खूब खुल के हो रही है। कुछ लोगों को इसमें मास्टरी है, मास्टरी हो गई है, इसी में मजा आ रहा है उनको। रिजल्ट एक नहीं, आईएएस एक भी नहीं, हिंदी मीडियम का टॉपर बन रहा है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिल रहा है, फिर भी ये भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हमारे ही पास है। भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम, एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है दिल्ली में। तो थोड़ी सतर्कता बरतो, जो मैं बता रहा हूं उस आधार पर चयन करो, और सब गेम कैसे कब से शुरू हुआ इसको थोड़ा मैं चर्चा करूं, उसमें ध्यान दो। बोलो, मैं जब बोलूं तो मेरे ऊपर भी आजमाना, ये ध्यान रखना। मैं जब अपने विषय का रिजल्ट दिखाता हूं तो अभी भी तो ये मेरी तरफ से खुली छूट रहती है। इतने सारे लोगों के हैंड रिटन स्टेटमेंट्स हैं, हैंड रिटन स्टेटमेंट्स, कितने आईएएस के हैंड रिटन स्टेटमेंट्स हैं। मैं कुछ दिखाने का प्रयास भी करूंगा, जो पहली बार में तैयारी करने और आईएएस बने हिंदी मीडियम से। इलाहाबाद के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी हों, रिक्शा चालक का बेटा कलेक्टर बना गोविंद जायसवाल हों, परवेज आलम फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पुष्पांजलि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बने, मनोज कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने। बहुत सारे लोगों की स्थिति है। सुकेश कुमार जैन फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस। राजस्थान यूपी कैडर में जो हिंदी मीडियम के सेकंड टॉपर सरोज कुमार रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बने हरीशचंद्र। ऐसे बहुत लोग रहे हैं फिलॉसफी के साथ, उनको भी लोगों ने थोड़ा घुमाने का प्रयास किया था, बट वो जिद्दी थे, अपने तरीके से चलने वाले। अब देखो, चयन किस आधार पे करना चाहिए। जब भी किसी विषय का चयन करो, सबसे पहले देखो उसमें कुछ साक्ष्य हैं कि नहीं है। मान लो आप कहो कि नहीं मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है हिंदी मीडियम में, तो आपको एक भी सफल व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। तो साइकोलॉजी ऑप्ट करोगे कि आपको ठीक है बहुत अच्छा लगता हो, परंतु उसमें कोई है ही नहीं, तो इतना भी अपने को होशियार नहीं बनना है। बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ब्रिलियंट हो, लगता है कि एकदम ओवर कमांड है, आपका एजुकेशन आपने बहुत तरीके से उसको पढ़ रखा है, तो आप सोच लो। परंतु सामान्यतः जिस पेपर में एक भी साक्षी नहीं हो, एक भी उपलब्ध नहीं हो, तो आप अपने को ये मत सोचो कि मैं अब तोड़ फोड़ मैं लगा दूंगा, कर दूंगा, आग मैं ही लगाऊंगा। इतना भी होशियार नहीं बनना है। बोलो, आप आ रहे हो नए विषय को चयन करने के लिए, या तो अपने ग्रेजुएशन के विषय को चयनित कर लो, अगर उसमें अच्छे से पढ़ रखे हो, तो जिसमें आपने पीजी कर रखा हो तो और अच्छी बात है। तो साक्ष्य हो, तो साक्ष्य आपको इन 5-6 विषयों में मिलेंगे, जो हमने 5-6 विषय बताए। इन सारे विषयों में साक्ष्य हैं, किसी में कम या किसी में अधिक, बट साक्ष्य सब में है, ये ध्यान रखना। क्लियर? बोलो, पहली बात, जिस विषय को चयन करो, तो साइकोलॉजी में आप मान लो एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, परंतु हिंदी में ना करके अंग्रेजी में कर रहा है, तो आपको साक्ष्य हिंदी मीडियम में मिलेगा नहीं। तो पहले देखो जिस वैकल्पिक विषय का चयन करना है उसमें कुछ साक्ष्य है कि नहीं है, कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं है। हुए हैं तो आप सोचो कि हाँ मैं इसको देख सकता हूं। क्लियर? दूसरे नंबर पे आप देखो, जो मान लो अगर आपने सोचा कि मैं भूगोल ले लूं, जियोग्राफी ले लूं, तो अगर आपने भूगोल का डिसाइड किया, तो देखो जो व्यक्ति सफल हुआ है, जो साक्ष्य मिल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, क्या वो उसी विषय से पीएचडी है क्या, पीजी है क्या। अगर सारे सफल जो साक्ष्य हैं वो उसी विषय से हों, मान लो ज्योग्राफी से 5 लोग सफल हुए, 10 लोग सफल हुए, और सबके सब ज्योग्राफी बैकग्राउंड के हों, और आप नए तरीके से विषय का चयन कर रहे हो, तो थोड़ा सोचो। तो आपको सफल लोगों को देखते हुए केवल ये मत देखो कि ये फलाने जी सफल हुए मैं भी यही ले लूं, आप ये देखो कि क्या ये उसका बैकग्राउंड है क्या। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे निशांत जैन सफल हुए
गंगा सिंह राजपुरोहित सफल हुए। इन लोगों की पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की थी। एक डीयू से थे, एक जेएनयू से थे। निशान जैन लगातार टॉप होने वाले, हिंदी पे जबरदस्त कमांड, एक्सीलेंट कमांड। वो कहानी और कविता लिखने में वैसे ही उपन्यास पढ़ने, कविता कहानी लिखने के शौकीन, बेहतरीन नंबर पाया। अगर वो नंबर पाते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि है, ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पृष्ठभूमि को ध्यान रखो, ध्यान करो कि इन चीजों को। फिर ध्यान रखना चाहिए कि उनके नंबर कितने हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी पेपर से सफल हुआ, इतिहास सफल हुआ हो, और उसको इतिहास में कम नंबर हो, जीएस में थोड़ा ठीक ठीक हो, इसके चलते सेलेक्ट हुआ हो, तो आप क्यों सोचोगे इतिहास के बारे में? नंबर भी देखना चाहिए। लगता है कि नंबर भी ठीक ठीक नंबर है, बिना इसका बैकग्राउंड भी दूसरा है। मान लो साइंस का आदमी है, पेपर ले रहा है ज्योग्राफी या फिलोसफी, उसको नंबर भी ठीक है, साक्ष्य भी दिख रहा है, पृष्ठभूमि दूसरी है, आप सोचो उस विषय के बारे में। नंबर को देखना चाहिए। नंबर में मेरा मानना है कि अभी के दौर में यदि आप 280 से 310 या 315 के बीच में कुछ भी पा रहे हो, इसका मतलब आप डिजर्व कर रहे हो सेलेक्ट होने के लिए। आपका ऑप्शनल बाधा नहीं बन रहा है। 280 प्लस से लेकर 315 तक, इसके आसपास में नंबर अगर आ रहा है, मान लो 290 आ गया, 305 आ गया, 302 आ गया, 298 आ जाए। जैसे कांता जांगिल को 298 था, हरिशंकर को 298 था। फिलोसफी के दोनों लोग थे हिंदी मीडियम के, पिछले साल हरिशंकर को था 298। तो ऐसे साक्ष्य दिखने चाहिए जो भी आप पेपर लो। मैं विभिन्न वैकल्पिक विषयों में पक्षों को स्पष्ट कर रहा हूं, विवेक पूर्वक डिसीजन लेना है, गलत तथ्यों के आधार पर नहीं। कुछ लोगों ने गलत आंकड़े पेश करके उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। मैं जो आंकड़ा दूंगा वो यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मेरे बहुत सारे सूत्र हैं, मैं अपने सूत्रों से मंगा चुका हूं, तो आप किसी विषय में ज्यादा दिखा दोगे, दूसरे विषय में कम दिखा दोगे। मनमानापन किया जा सकता है, आंकड़ों के साथ बाजीगरी हो सकती है। मैं जो बता रहा हूं वो तो यूपीएससी ने जारी किया, मैं उन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उनसे आप सबक लो तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा किसी खास विषय के प्रति। आज स्थिति बिल्कुल अलग, गलत दिशा में जा रही है। नतीजा देख ही रहे हो ना, 3% रिजल्ट है। उसके बावजूद भी कई लोग किसी खास कोचिंग का गुणगान करने में लगे हुए हैं। रिजल्ट नहीं देख रहा है कि 3% हो गया है। इससे बुरी स्थिति क्या होती है? लाखों लोग तैयारी करने वाले हों और 30 के आसपास रिजल्ट है, 30-35 के आसपास, लाखों लोगों में से 97% रिजल्ट इंग्लिश मीडियम का है। इमेजिन करोगे? इस पे चर्चा ही नहीं होती। हिंदी मीडियम के लोगों से जो प्रतिष्ठित कोचिंग है, सो कॉल्ड ये कि बॉन्ड कोचिंग है। किस आधार पे बॉन्ड? सोशल मीडिया के थ्रू 10 चीजें आती हैं, इसके थ्रू खूब साक्षात्कार, इंटरव्यू यूट्यूब पे आता हो, इसके थ्रू। तो यूट्यूब पे तो आप बहुत सारा साक्षात्कार लोगों का दिखा सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा यत्न करना पड़ता है, उसमें कोई अतिरिक्त मेहनत वाली बात नहीं है, केवल पैसे का गेम है। आप पैसा खर्च कर सकते हो तो आप सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू दिखाओगे। ये मैं बता दूंगा उसका भी टेक्निक। जो अगर ऐसा नया कोचिंग शुरू करना चाहता हो दिल्ली में और 100 रिजल्ट दिखाना चाहता हो, कम से कम 100 लोगों का इंटरव्यू अपने चैनल पे, तो खर्चा कर लो, तैयार कर लो। 60-70 लाख कम से कम होना चाहिए। आ जाओ दिल्ली में और थोड़ी प्लानिंग करके इंटरव्यू शुरुआत करो। इंटरव्यू के समय ही करवाओ, कोचिंग लॉन्च करो। देखो कोचिंग के बाद कैसे लोग आपका गुणगान करेंगे कि सारे लड़के इन्हीं से पढ़े हुए हैं। ये दशा ये है, आप उसका समझते नहीं हो ना, मुश्किल ये है, या समझने के लिए रेडी नहीं हो। नतीजा भुगतो। 3% के आसपास रिजल्ट हो चुका है, इसकी चिंता नहीं है। लोग किसी खास कोचिंग का गुणगान करने में लगे हुए हैं। ये ब्रांडेड हैं, ये दिल्ली के टॉप 5 में है, टॉप 6 में है, टॉप की कोचिंग है। रिजल्ट की दशा ये है। सतर्कता बरतो। साक्ष्य पहला होना चाहिए, साक्ष्य। दूसरा पृष्ठभूमि, तीसरा नंबर, चौथा देखो कितने प्रयास में सफल हुए हैं। मान लो कोई व्यक्ति मान लो इतिहास से कोई व्यक्ति सफल हुआ है और उसका चौथा प्रयास हो, 5वां प्रयास हो, 6ठा प्रयास हो, इसका मतलब थोड़ा रुको, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि भाई इसमें तो जो सफल हो रहा है सब चौथे, 5वें, 6ठे वाले हैं। इसका मतलब पहले दूसरे अटेम्प्ट में कोई सफल ही नहीं हो सकता है।
देखोगे इतिहास जैसे सब्जेक्ट में आपको सफल लोग दिखाई देंगे, परंतु खोजोगे कोई पहले अटेम्प्ट में रेयर कंडीशन मिलेगा, रेयर। कभी कभार कोई हो सकता है कि दिख जाए, नहीं तो पता चला कि थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट तब जाके सफल हुए हैं। क्लियर? इसके साथ साथ देखो कि जो पेपर का आप चयन करो उसका देखो कि जीएस में और एसए में वो कितना लाभदायक है। जीएस पेपर में और एसए पेपर में कितना लाभदायक है। अब जैसे हिंदी साहित्य का देखोगे, जीएस में बिल्कुल कहीं से भी लाभदायक नहीं है, परंतु पढ़ने वाले खूब पढ़ रहे हैं। आप इतिहास लोगे, जीएस में कुछ फायदा है। ज्योग्राफी लोगे तो इतिहास से ज्यादा ज्योग्राफी का रोल है। फिलॉसफी ले रहे हो तो इसका फर्स्ट पेपर में रोल है, सेकंड पेपर में रोल है, और थर्ड पेपर फोर्थ में रोल है। मैं साक्ष्य के साथ बताऊंगा। कुछ लोगों ने बता रखा है कि फिलॉसफी से जीएस में कोई फायदा नहीं है। मैं तो क्वेश्चंस दिखा के बताऊंगा कि ये देखो क्वेश्चंस और ये देखो सिलेबस। सिलेबस किसी को पता नहीं और वो उल्टा बोले तो बात अलग है। हम तो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बात करेंगे। जो बोलेंगे उसके पीछे साक्ष्य देंगे, और साक्ष्य मन गहंत नहीं, अधूरा नहीं, वो साक्ष्य जो यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन दिखाएंगे तो यूपीएससी का दिखाएंगे। तो देखो जीएस में और एसे में देखोगे हर एक साल इथिकल या फिलोसफिकल निबंध पूछे जा रहे हैं। पिछले साल का एसे उठाकर देख लो, उठा के देखो एसे को एक बार, देखो तो उसको उठा के देखने का प्रयास करो, पता चलेगा कि फिलोसफिकल टच लिया हुआ सारे सवाल हैं। और फिलोसफी वालों को निबंध में नंबर भी खूब अच्छे मिले हैं, हमेशा से अच्छे मिलते रहे हैं। तो ये ध्यान रखोगे जीएस में। जैसे ज्योग्राफी का जीएस से रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस का जीएस से रिलेशन है, फिलोसफी का जीएस से रिलेशन है। कैसे है फिलोसफी का, मैं एक सीट आपको दिखा दूंगा। फिलोसफी में हमें गांधी पढ़ना है, अंबेडकर पढ़ना है, महिला सशक्तिकरण पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, अधिकार और कर्तव्य पढ़ना है, पंथ निरपेक्षता पढ़नी है, समाजवाद और लोकतंत्र पढ़ना है, भूमि और संपत्ति का अधिकार पढ़ना है। ये सारी चीजें जीएस के लिए उपयोगी हैं। आप फिलॉसफी का मैटर उठाओ और जाके देखो कि उससे हम कितनी चीजों को लिख सकते हैं। स्पेशली सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो पार्ट है वो जीएस के लिए बहुत उपयोगी है। और मैं लिंक में दे दूंगा, सवालों की लिस्ट दे दूंगा कि ये देखो ये सवाल अपने सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी से बन रहे हैं सीधे सीधे। और फिलॉसफी का जो, अगर आप फिलॉसफी में कोई चीज पढ़ लेते हो तो सबसे व्यापकता और तार्किकता दोनों चीजें फिलॉसफी में होती हैं। फिर जाके लिखो वहां पे भी जी सौ से। जो भी आप पेपर लो, ऑप्शनल पेपर, उसमें ये देखो कि सिलेबस स्पष्ट है कि नहीं है। सिलेबस की स्पष्टता देखो, छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। छोटा हो, स्पष्ट हो। कई सारे पेपर्स ऐसे हैं, आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, आप 2-3 महीना उस पेपर को पढ़ लो, 3 महीना पढ़ लो पेपर को, ऑप्शनल को, और आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए मान लो 2019 का, और पूछा जाए कि ये सवाल जो है, पहला सवाल ये किस टॉपिक से रिलेटेड है ये बता दो, तो आप सवाल पढ़ने के बाद ये नहीं बता सकते हो कि इस सवाल का संबंध इस फलाने टॉपिक से है। 3-4 महीना ऑप्शनल पढ़ने के बाद भी इतना वेग टाइप का सिलेबस है। फिलॉसफी के साथ है कि अगर आपको सिलेबस याद है और सवाल देखोगे तो सवाल देखते ही कर दोगे ये सवाल इस टॉपिक से, ये सवाल इस टॉपिक से संबंधित है। स्पष्टता है। क्लियर? भरोसेमंद पेपर होना चाहिए। जो भी पेपर लो थोड़ा रहे कि नहीं ये लगातार ये परफॉर्मेंस करने वाला पेपर है। मैं छोटा सा साक्ष्य बता रहा हूं, छोटा सा साक्ष्य देख लो आप। जैसे अभी देख लो, आज तो दिल्ली में अगर देखोगे तो जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, मुझे लगता है 10 में से 7 लोगों का हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है। और मैं
केवल 4 साल का आपको यूपीएससी का डाटा बता रहा हूं, 14 का, 15 का, 16 का और 17 का। मैं सब डाटा दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके मुझसे मैचिंग कर सकते हो। 14th, 15th, 16th और 17। देखो अभी तक यूपीएससी ने 2017 मुख्य परीक्षा तक से संबंधित डाटा जो उपलब्ध कराए हैं कि 17 मुख्य परीक्षा में, 2017 मुख्य परीक्षा में कितने लोग किस पेपर के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए, कितने लोग पास हुए और उनका सक्सेस रेशियो क्या रहा उस पर्टिकुलर विषय में, कि 100 लोगों में कितने लोग फाइनली सेलेक्ट हुए। तो मैं यहाँ आपको एक डाटा दिखा रहा हूँ जो मैंने कलेक्ट किया है यूपीएससी के। मैं लिंक दे दूंगा सोर्सेस से कि कहाँ से, किन सोर्सेस से ये कलेक्ट किया गया है। ये सारे सोर्सेस यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, कोई मनगढ़ंत मनमाने ढंग से इसको प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है। क्लियर? अब देखो मैं सबसे पहले हिंदी साहित्य का डाटा दिखा रहा हूं, आपके सामने दिख रहा होगा डाटा। ये 2014 में 22 लोग सेलेक्ट हुए, दर्शन शास्त्र से 64 लोग सेलेक्ट हुए, इतिहास के साथ 102 लोग सेलेक्ट हुए और सक्सेस रेशियो था 5.4, 7.0 दर्शन शास्त्र का और 6.5 था इतिहास का। यानी अगर 100 लोग अगर गए मुख्य परीक्षा देने के लिए हिंदी साहित्य से, तो उसमें 5.4% लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं। परसेंटेज 5.5% से थोड़ा सा कम है। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये 14 का वर्ष वही है जिस वर्ष निशांत जैन हिंदी मीडियम के टॉपर हुए थे और उनको हिंदी साहित्य में 313 नंबर मिला था। 2014 बैच में जब निशांत जैन टॉप हुए, जो जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की थी, जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की थी, जिन्होंने बीए इससे किया था, पीजी किया था, जीआरएफ थे, अपने डिपार्टमेंट के टॉपर भी रहे थे, ड्यू से पढ़े हुए थे, साहित्य में विशेष अभिरुचि थी, कविता लेखन, उपन्यास, ये सब चीजें उनके हॉबी के पार्ट्स थे और उन्होंने इसमें 313 अंक प्राप्त किए। अब देखो 2014 में ये स्थिति थी कि 22 लोग सेलेक्ट हुए और औसत था 5.4। 14 में जब निशांत जैन टॉप हुए तो इस तरीके से प्रस्तुत किया गया विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अलग अलग जगहों पे कि निशांत जैन ने बड़े आसानी के साथ हिंदी साहित्य को ऑप्ट किया। बहुत ही कम समय में इन्होंने हिंदी साहित्य के साथ आईएएस बन गए और टॉप कर गए फाइनली। ये जो परसेप्शन बदला और उनके ऐड को घर घर पहुंचाया गया, उनके स्टेटमेंट्स को घर घर पहुंचाया गया, कहीं पे भी इस बात को उल्लिखित नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया, जानबूझकर बेसिकली नहीं बताया गया कि इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। ड्यू से कोई हिंदी साहित्य से पीजी किया हो, इसका मतलब है कि, और वो भी टॉपर रहा हो, तो इसका कुछ मतलब होता है। आप किसी कोचिंग में पढ़ के उनको सीधे सीधे टक्कर थोड़ी दे सकते हो। ड्यू का हिंदी साहित्य का डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, जेएनयू का डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट बहुत मजबूत नहीं होते हैं, बट ड्यू से कोई पास आउट हो, नेट और जेआरएफ हो, और इन किसी भी चीज की चर्चा नहीं होने देनी, कहीं पे छपने नहीं देना, और उनको देखकर 15 में 2015 में बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य ऑप्ट कर लिया। बहुत सारे लोगों ने किया। ये एक अलग पक्ष है कि उसमें से बहुत सारे लोग प्रीलिम्स में ही फेल कर गए। लोगों ने पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया, फिलॉसफी छोड़ दिया, हिस्ट्री छोड़ दिया, क्योंकि इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था उनके रिजल्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोगों को लगे कि इससे आसान तो कुछ है नहीं। पेपर ऑप्ट किया और आईएएस बनना तय है। मैनेजमेंट ने भी इस तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया। जो लोग इंक्वायरी करने गए उन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि बस बेटा अगर बनना है तो इसी से बनोगे। 15 की स्थिति देखो, बहुत सारे लोगों ने 14 के बाद जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनको लगा कि हम हिंदी साइड से हो सकते हैं। पिछली बार कुछ लोगों ने मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था दूसरे पेपर से, फिर भी लगा कि इसमें 300 प्लस पाना तो बिल्कुल बाएं हाथ का गेम है। बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे सारी चीजों को उन लोगों ने हिंदी साहित्य ऑप्ट कर लिया। और देखो
देखो 2015 में क्या दशा होती है। 407 लोग 2014 में थे तो 22 सिलेक्शन था, और 428 लोग होते हैं तो 12 सिलेक्शन होता है। 2.8% रिजल्ट चला गया। 44 जो पेपर हैं यूपीएससी में, 44 जो पेपर हैं मेंस मुख्य परीक्षा में 44, उसमें 41वें या 42वें नंबर पे हिंदी साहित्य की स्थिति थी। अब समझो क्या मैनेजमेंट होता है, क्या मैनेजरियल स्किल होता है, और क्या एडवर्टीजमेंट होता है, और क्या सोशल मीडिया का प्रभाव होता है। जिस पेपर की स्थिति सबसे बुरी थी, इसके नीचे सिर्फ 2 पेपर थे। मैं उन दोनों पेपरों का भी नाम आपको अभी कोट करके बता देता हूं। और ये डाटा मैं जो बता रहा हूं ये यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया डाटा है, ध्यान रखना। मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाकर देखोगे। 45 सब्जेक्ट्स में ये 42वें नंबर पे था हिंदी साहित्य, मतलब सबसे खराब रिजल्ट होने वालों में था। इसके नीचे 3 और पेपर थे, एक जियोलॉजी था, आसामीज लिटरेचर था और डोगरी लिटरेचर था। इन तीनों में एक भी सिलेक्शन नहीं था। और उसके ठीक ऊपर मतलब अन्य सारे पेपरों की स्थिति 15 में हिंदी साहित्य से अच्छी थी। और सबसे अधिक लोगों ने 2015 में हिंदी साहित्य पढ़ा। पूछना चाहिए, आप पूछोगे 15 में क्यों ऐसी स्थिति हुई थी, जवाब आपका नहीं मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। कभी लिख के नेट पे यूट्यूब पे दो, फिर पूछो। आप समझो कितने लोगों ने अपना लास्ट अटेम्प्ट हिंदी साहित्य के साथ खराब कर दिया 2015 में, केवल निशांत जैन को देखकर, और कहीं पे छपने नहीं दिया गया। ये प्लानिंग का पार्ट है ना। लड़कों को पता चल जाए कि ये तो ग्रेजुएशन है, उसी में इनका हॉबी भी ये है, ये पीजी भी इसी से है, गोल्ड मेडलिस्ट आदमी हैं, जबरदस्त पकड़ है इनकी। उनकी लेखन शैली देखो, उन्होंने बहुत अच्छी अभी निबंध की एक पुस्तक निकाली है। उन्होंने कई सारे और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ मिलकर एक नई किताब निकाली है निबंध की, मेरे समझ से सबसे अच्छी पुस्तकों में है अभी। उस पुस्तक को निबंध के लिए रख लो। वो हैं, और गंगा सिंह राजपुरोहित, इन लोगों ने संपादित किया, शायद राजकमल पब्लिकेशन से वो पब्लिश हुआ है शायद, आप देख लेना। आप समझो कि कहीं पे ये इंगित नहीं करना, लड़कों को भ्रमित करना कि आ जाओ हिंदी साहित्य ले लो। और 15 में मास लेवल पे लोग अगर वो पोल साइंस से देते, फिलॉसफी से देते, इतिहास से देते, हो सकता था उनका सिलेक्शन हो जाता। और अभी तक के इतिहास में पिछले 2 दशक में सबसे गंदा रिजल्ट 2015 का रहा है आईएएस में हिंदी मीडियम का। और उसका एक बहुत बड़ा काम आपको आपके सामने साक्ष्य है, 2.8% रिजल्ट है। लोगों ने बताना पसंद नहीं किया कि भाई क्यों ऐसा हुआ है। तो भरोसेमंद पेपर तो बिल्कुल नहीं है। साहित्य में बहुत अप डाउन्स है, अप्स एंड डाउन्स हैं। कभी कुछ आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है, ये तो ध्यान रखना। अब देखो अगले साल जंप होके 12.5, मतलब ऊपर के लॉट में ये पेपर पहुंच जाता है। 298 में से 36 लोग होते हैं। 428 में से 12 हुए थे, 298 में से 36 जंप होकर चला गया 12.5%, मतलब 100 में 12.5 लोग हो रहे हैं लगभग। आप ये संदर्भ को समझना। और अगले साल फिर से 5% से अधिक डाउन होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, चूंकि आज 10 में से 7 से 8 लोग हिंदी साहित्य ऑप्ट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य उनको ऑप्ट करना चाहिए जिनका बैकग्राउंड है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट है, पीजी किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, वो बिल्कुल रखें। और दूसरा, वे लोग हिंदी साहित्य रखें जिनकी साहित्यिक अभिरुचि हो, जो भाषा से खेलने की कला जानते हो, जिनको कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना शौक है, वो रखें। जिनकी लेखन शैली बहुत ही उन्नत कोटि का हो, वो रखें, उनको सूट करेगा। ये जो 2017 में 19 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगर 19 को देखोगे, इनकी भाषा शैली देखोगे, साहित्यिक अभिरुचि देखोगे, इसमें से अधिकांश लोगों का अगर आप पढ़ोगे इंटरव्यू तो पता चलेगा इनके इंटरव्यू में लिखा हुआ हॉबी कविता लिखना, उपन्यास पढ़ना, ये इनकी हॉबी है। तो अगर आपकी भी हॉबी इस टाइप की है तो ले लो, कोई पेपर बुरा थोड़ा ही होता है। बट समस्या क्या है कि इस तरीके से भ्रम और भय का माहौल पैदा करके लोगों ने पूरी तरीके से चीजों को एक तरफा कर दिया।
अगर 300 नंबर पाना बहुत आसान होता हिंदी साहित्य में, और जितने बड़े पैमाने पे लोग इसमें दे रहे हैं, तो इसी से 100 प्लस में रिजल्ट हो जाता है, केवल इसी सब्जेक्ट से। हजारों हजार लोग आज पेन ड्राइव खरीद के, कई लोगों का कॉल आ रहा है कि सर पेन ड्राइव खरीद लिया है, अब मैं पढ़ता हूं तो मुझे रुचि नहीं होती है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो 2-4 कथा कहानी प्रेमचंद समझ में आ जाए और कुछ और समझ में आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शौक से भी प्रेमचंद पढ़ के आप सेटिस्फैक्शन ले सकते हो। जब आप भाषा खंड में जाते हो तो कई सारे लोगों की कठिनाई पैदा हो जाती है। गद्य और पद्य का अंतर कई लोगों को पता नहीं है और हिंदी साहित्य लिए हुए हैं। ये दशा है, और लोगों को लगता है बस आईएएस इसी के साथ बनना है, और दशा है कि टॉप 100 में एक भी नहीं, एक भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं है टॉप 100 में इस बार, टॉप 200 में एक भी नहीं, टॉप 300 में एक भी नहीं। फर्स्ट 300 जो रिजल्ट्स हैं आईएएस में, वो 300 के 300 हैं इंग्लिश मीडियम के लोग, एक सिंगल हिंदी मीडियम का नहीं है। उसके बावजूद भी लिखा हुआ है थिंक आईएएस और थिंक फलाना कोचिंग। तो सोचो, दशा भी देखो, जो यूट्यूब में मुफ्त में मिल रहा है सोशल मीडिया पे, उसका उपभोग करो, उसको एंजॉय करो, पर जो इनसाइड क्लास में डिलीवरी दी जा रही है उसका असर ठीक नहीं है। आज नहीं मानोगे, कल मानोगे, परसों मानोगे, जिस दिन मुख्य परीक्षा दोगे उस दिन मानना पड़ेगा। ये तो आप दिमाग में बैठा लेना। अभी तो आप भ्रम में हो, कपोल कल्पना में खोए हुए हो कि इन्हीं का नोट्स पढ़ेंगे तो आईएएस बनेंगे। तो 22 महीने का नोट्स पढ़ लेना और 50% लिख देना। तो हमारे एनटी में कमेंट लिखना कि 22 महीने की क्लास करके हम आईएएस का 50% लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं। कभी मिलाने का प्रयास तो करो। जिन लोगों ने दिल्ली में 22 महीने का कोर्स कर रखा है, क्या उस क्लास नोट्स के बेस पे आप 40% यूपीएससी का सवाल लिख सकते हो अगर आप पूरी तरीके से फोकस हो तो? आईएएस की जितनी कोचिंग है दिल्ली में 11 महीने की क्लास कराते हैं, 11 से 12 महीने। हिंदी मीडियम में विशेष प्रेम उमड़ गया है, 22 महीने बम्बार्डिंग कर रखा है लोगों ने। शिकार कौन है? गांव से आने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे जो यूट्यूब देखकर अपना परसेप्शन बनाते हैं, यूट्यूब देखकर अपनी चीजों को, कई सारी चीजों को, जिसपे कई ऐसे पक्ष दिए गए, अधूरे आंकड़े दिए गए हैं, भय और भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है। तो जवाब देना आवश्यक होता है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। पूछना चाहिए 15 में कितने लोग हिंदी साहित्य के साथ लिए और ये दशा क्यों हुई। वेरिएशन देखो ना, कभी जंप हो रहा है, कभी बिल्कुल धरातल रसातल में जा रहा है। 45 सब्जेक्ट में 42वें पोजीशन पे है और सबसे ज्यादा लोगों ने 15 में हिंदी साहित्य पढ़ा। समझो आप, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। दर्शन शास्त्र में हमेशा से स्थिति रही है, ठीक स्थिति रही है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशंस नहीं है। 7 पॉइंट था 15 में, तो रिजल्ट ही की स्थिति खराब थी। 5.5 रहा, फिर 5.2 हुआ, फिर से 17 में इसकी स्थिति मजबूत हुई है, ठीक हुई है 7.0। और इतिहास से और दर्शन शास्त्र में तुलना करोगे, इतिहास की तैयारी करने में आपको कम से कम 8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे। ये तो जीएस इतिहास में लगभग 8 महीना लगता है। क्या गेम है। जिससे 10 नंबर का सवाल आता है उसको 45 दिन की क्लास होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री। बाद में मैं चर्चा कर लूंगा क्यों होता है क्लास 45 दिन का। 45 दिन का इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप 45 दिन जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो तो आराम से आप ऑप्शनल में आ जाओ। सबके पीछे प्लानिंग है, शतरंजी चाल है। उस चाल को समझना आसान काम नहीं होता। और गांव से और मध्यम वर्गीय परिवार से कोई दिल्ली आया हो बड़े अरमानों के साथ, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों के साथ, तो फिर उसको तो समझना और मुश्किल काम है। यहाँ तपे हुए नपे हुए लोग बैठे हुए हैं, तो सतर्कता बरतना मेरा कहने का मतलब ये है। फिलॉसफी में देखो, पिछले साल 2017 में 755 लोगों ने दिया और 53 लोग सेलेक्ट हुए, क्योंकि 17 के बाद का डाटा भी यूपीएससी ने नहीं दिया है। अभी 69th एनुअल रिपोर्ट अभी अवेलेबल है पेपरों के संदर्भ में, जिसमें 17 का 2017 का उन लोगों ने दे रखा है। आगे आएगा तो और देखना। इज इट क्लियर? 2014 में जनरल कैटेगरी में जिन लोगों को 678 नंबर आया 1750 नंबर में, आप इमेजिन करो, लगभग 42% के आसपास आएगा, उनको मुख्य परीक्षा का कॉल हुआ। और जिनको 889 मिला टोटल इसमें
2025 नंबर में, तो वो फाइनली सेलेक्ट हो गए जनरल कैटेगरी में। एक डाटा है, ये 678 है मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने का, 889 है फाइनली सिलेक्ट होने का। अब देखो 14 से लेकर 18 तक में अंतर क्या है। 14 में 678 में मुख्य परीक्षा पास कर रहे हो और 2018 में 774 नंबर पे आप मुख्य परीक्षा पास कर रहे हो। इसका मतलब है कि मुख्य परीक्षा का कट ऑफ 100 नंबर बढ़ गया। 889 पे फाइनली सिलेक्ट हुए थे जनरल कैटेगरी में लोग 2014 में, और 18 में 982 चला गया। इसका मतलब 100 नंबर, 5 सालों में 100 नंबर कट ऑफ बढ़ा है। तो अगर आप 17 में 18 में देखोगे 100 नंबर बढ़ा है, तो जीएस में बढ़ा होगा, ऑप्शनल में बढ़ा होगा। तो 14 की तुलना में 17 और 18 में ऑप्शनल में ठीक ज्यादा नंबर आने की स्थिति बनी हुई है, और सारे पेपरों में बनी हुई है। थोड़ी सी मार्किंग लिबरल हुई है। 14 में और 15 में मार्किंग बड़ी टफ थी, आप समझ सकते हो। और अगर आप और थोड़ा पहले देखोगे 12 में 13 में, तो 35-36% वाले इंटरव्यू देने गए थे, और 40% पाने वाले तो फाइनली सिलेक्ट हो गए, 40-41%। तो हम लोग लेटेस्ट देख रहे हैं, 18 में 774 नंबर पाया। अगर किसी ने मुख्य परीक्षा में 1750 नंबर में, तो उसको इंटरव्यू का कॉल हुआ और 982 नंबर पर उसने फाइनली सिलेक्शन पा लिया। आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखो विभिन्न पेपरों में आपको चयन करना है, तो हमने कहा जो चयन का आधार होना चाहिए, आधार, उस आधार में हमने कहा कि देखो सबसे पहले कि उसमें साक्ष्य हैं कि नहीं है। दूसरा, उसमें उनकी पृष्ठभूमि देखो, ये किस पृष्ठभूमि से हैं, क्लियर। तीसरा, उनका नंबर देखो, कितना नंबर इन्होंने पाया है, कितना नंबर पाया है, ठीक है, कितना नंबर इन्होंने पाया है, क्लियर। चौथा, देखो उनको कितना अटेम्प्ट है, कितने प्रयासों के बाद पाया है। शुरू के दौर में पाया है कि बहुत लेट से पाया है। इतिहास में तो आपको शुरुआती दौर में पाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, सफल लोग मिलेंगे, परंतु खोजो कि पहले प्रयास में सफल, बहुत रेयर केस होगा। फिलॉसफी में तो लगभग हर एक साल पहला प्रयास। आप देखो, अगर साक्ष्य के तौर पे देखो, गोविंद जायसवाल रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर, फर्स्ट अटेम्प्ट। सुकेश जैन आईपीएस, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओपी चौधरी जिन्होंने छोड़ दिया, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस, फिलॉसफी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट, सीधा आईएएस, फिलॉसफी के साथ पहला अटेम्प्ट था। हरिश्चंद्र यूपी कैडर में आईपीएस, फर्स्ट अटेम्प्ट। पुष्पांजलि आईपीएस, फर्स्ट अटेम्प्ट। परवेज आलम इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, फर्स्ट अटेम्प्ट। मनोज कुमार सिंह बिहार कैडर में आईएएस बने, एसएससी में थे पहले, महाराष्ट्र में काम कर रहे थे मुंबई में, पहले अटेम्प्ट में आईएएस। सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस आपका इलाहाबाद डीएम, प्रयागराज डीएम, भानुचंद्र गोस्वामी। ये उसी बैच के हैं जिस बैच में किरण कौशल थी, और जिनके बारे में कुछ लोग यहां दावा करते हैं कि हमसे पढ़ी हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि 9 बैच में वो पढ़ी थी। हिंदी मीडियम का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ रैंक ये रहा है, 3rd पोजीशन था उनको, 9 बैच में थी वो। 10 में रिजल्ट आया, और 9 में जिन लोग दावा करते हैं कि हमने इनको पढ़ाया फिलॉसफी, 11 में आते आते फिलॉसफी बंद करना पड़ा। क्या विडंबना हो गई, क्या कठिनाई उत्पन्न हो गई। कुछ तो कठिनाई रही है, तो थोड़ा आप बारीक से जानने का प्रयास करो। जो कोचिंग क्लेम करता हो कि किरण कौशल हमारे पास 2009 में पढ़े हैं, उस कोचिंग को 2011 में अपना फिलॉसफी सब्जेक्ट बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? रिजल्ट थोड़ा ही खराब था। 2010 में हिंदी मीडियम के तीनों टॉपर फिलॉसफी के, अगर कोई कहता है कि 11 के बाद रिजल्ट खराब हुआ, तो 2013 में शुरू के 3 टॉपर में से 2 टॉपर फिलॉसफी के 20 नंबर पोजीशन पे थी प्रियंका निरंजन, और 25 नंबर पे थे धर्मेंद्र कुमार सिंह, दोनों आईएएस फिलॉसफी।
कैसे कर सकते हो? तो कई पक्ष इसमें छुपे हुए हैं। क्लेम करते हैं लोग कि हमारे पास पढ़ी फिलॉसफी, और 2 साल के बाद ही उसी पेपर को बंद करने की नौबत आ गई। 2009 में लोग ऐड देते थे कि दर्शन शास्त्र के बारे में सबसे सरल, सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद, तो मैसेज भी गया लोगों में कि भरोसेमंद है। और 2011 के बाद उस पेपर के लोग पीछे पड़ गए, अनाप शनाप चीजें बोलना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग मान भी गए उनकी बातों को, जबकि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना आप, साक्ष्य देखो, पृष्ठभूमि देखो, नंबर देखो, प्रयास देखो। जो आप पेपर ऑप्ट कर रहे हो, देखो कि वो पेपर छोटा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। मुख्य परीक्षा अब 6 दिनों में हो रही है। 2014 से पहले मुख्य परीक्षा में 2 ऑप्शनल पेपर होते थे और लगभग 25 दिन के आसपास मुख्य परीक्षा चलती थी। जो एग्जाम था मुख्य परीक्षा वो लगभग 25 दिन चलता था। आप जीएस का पेपर दे रहे हो, 1 हफ्ते के बाद पहला ऑप्शनल, 10 दिनों के बाद दूसरा ऑप्शनल, ऐसे स्थिति रहती थी कमोवेश। तो लोग मजा ले लेकर एग्जाम देते थे, खूब मगन होके। पहले जीएस पढ़ रहे हैं, फिर आप ब्रेक मिल रहा है, आपको रिवीजन का मौका मिल रहा है। अब तो 6 दिन में मेंस हो रहा है, बीच में आप नई चीजें नहीं पढ़ सकते हो। और अगर आपने कोई लेंदी टाइप का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया मुख्य परीक्षा में, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतिहास की कक्षा 8 महीने में चलती है, कम से कम 8 से 10 महीने मुख्य परीक्षा के, और रिवीजन में 2-3 महीना तो कम से कम लगेगा। फिलॉसफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। लगभग 100 दिनों में, 105 दिनों में आपका पेपर 100% कंप्लीट, 90 दिन ठीक से पढ़ लो तो हो जाएगा। और रिवीजन अगर आपने समझ लिया, चूंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर है, रटना नहीं है, तो आप शॉर्ट नोटिस पे 1 हफ्ते के अंदर इसका रिवीजन कर सकते हो। और देखो, इंग्लिश मीडियम में लोग विवेक लगा कर ले रहे हैं। पिछली बार जसलीन कौर, शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने फिलॉसफी लिया और बहुत ही अच्छा नंबर पाते हुए आईपीएस बने। मैंने वो डाल रखा उनका भी इंटरव्यू। हमारे अपने स्टूडेंट हैं और सब दूसरे बैकग्राउंड के साथ है। ठीक है, तो छोटा हो ताकि तैयारी आराम से हो सके, ताकि रिवीजन अच्छा सा हो सके। अब इतिहास में तो रटते रटते लोग परेशान रहते हैं। ईस्वी सन घटनाक्रमों को लोगों ने उलझा दिया है। और ये कहना कि इतिहास जीएस के लिए बहुत उपयोगी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उपयोगी है, परंतु उसकी प्रासंगिकता को इतना बता देना कि सारे पेपरों को बिना इतिहास पढ़े कर नहीं सकते हो। पढ़ो इतिहास। पता है इस बार के टॉपर को क्या नंबर है? कनिष्क कटारिया जो टॉपर हैं, कनिष्क कटारिया, मैं 2 लोगों का नंबर बता रहा हूं, 2 लोगों का नंबर बता रहा हूं। एक नंबर आप ध्यान रखो, हिंदी मीडियम का टॉपर। इंग्लिश मीडियम के टॉपर का नंबर है 97। और फर्स्ट पेपर में 3 चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और इंडियन सोसाइटी भी है। इंडियन सोसाइटी से 80 नंबर का सवाल आ रहा है, ज्योग्राफी से 90 मार्क्स के आसपास है, इससे भी 80 to 90 मार्क्स है। इतिहास से क्या गेम है? नहीं गेम समझोगे तो सीधे सीधे, अगर आपका अभिरुचि है, आप थोड़े उसमें अभ्यस्त हो, आपको मन लगता है, बिल्कुल लो इतिहास। पर जिस तरीके से ऐसे लोगों को, ऐसे पेपरों को ऑप्ट कराया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। मैं अपने पक्ष को बताता हूं कि देखो, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है, घनत्व थोड़ा इसमें समझने वाली बात ज्यादा है, रटना कम है, और ये ओवरऑल स्टैग्नेंट सब्जेक्ट है, प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक बार बुद्ध ने जो बोल दिया, आप नया चीज ऐड नहीं कर सकते हो। जैनिज्म ने जो बोल दिया, जैन ने, वो अभी पढ़ना है उसी को। ऐसा नहीं कि अगले साल चेंज हो जाएगा। एक बार पढ़ लो, 2 साल के बाद भी एग्जाम दोगे, सेम है। तो ये कहना थोड़ा यहां पक्ष पे आ जाते हैं कि 97 मार्क्स है, और इतिहास के 80 नंबर के लिए यहां दिल्ली में 8 महीने की कक्षाएं चल रही हैं। ये केवल हिंदी मीडियम में संभव है, 8 महीने की कक्षाएं हिंदी मीडियम में। जीएस इतिहास, जीएस फर्स्ट पेपर में। इंग्लिश मीडियम में कोई 8 महीने की कक्षा लेकर दिखा दे 80 नंबर के लिए, लड़के रिवोल्ट कर देंगे। बट हिंदी मीडियम में ताली बजाते हैं, गुणगान करेंगे, भक्ति करेंगे, बिना जाने, बिना परखे, बिना
विवेक के कि इसमें 80 नंबर है और 80 नंबर के लिए हमें 8 महीने पढ़ने की क्या जरूरत है? 7-8 कॉपी हो जाएगा, मोटी मोटी 8 कॉपियां हो जाएंगी। प्रीलिम्स में तो पढ़ना ही है, प्रीलिम्स अलग से पढ़ लेंगे। आप ये बताओ, कनिष्क कटारिया टॉपर होते हैं, कितना उन्होंने पढ़ा होगा? सिर्फ उनको 97 मार्क्स है। अब 97 को 3 भागों में बांट लो तो 32-33 के आसपास आप कर सकते हो। 32-33 यानी कि 8 महीना पढ़ के आप 30-32 नंबर का नंबर पाने जा रहे हो। मैं कहूं 8 महीना पढ़ोगे कोई सब्जेक्ट और उसमें 32 नंबर आएगा, पढ़ोगे क्या? 2 महीना पढ़ लोगे, हो सकता है 28 नंबर आ जाए। और 8 महीने में तो आप सारे पेपरों की तैयारी कर लोगे, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, ऑप्शनल पेपर, सब तैयारी हो जाएगी। उलझो, दशा समझ में आ रही है, 3% हो गया है और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे कोचिंग में आ गए हो, अब कहीं मुंह मत करो, आपका सारा कल्याण हम ही लोग कर देंगे। कोचिंग वालों ने तो उलझा दिया है। एक बार जिस कोचिंग में जाओगे, इतनी चीजें परोस देते हैं कि बच्चा तुलना ही नहीं कर पाता है। तुलना करो, तुलना करोगे तो श्रेष्ठता का पता चलेगा कौन बेहतर है। तुलना नहीं करोगे, जो मिला है उसी को सेटिस्फाइड हो जाओगे। और जिस दिन मेंस देने जाओगे अफसोस करोगे केवल। मेरी बात ध्यान रखना कि काश हमें चुन चुन कर लोगों की सामग्री को पढ़ना चाहिए था। चुनो कि इस पांच में इनका बेहतर है, इस पांच में इनका बेहतर है। और चुनने का ग्राउंड क्या है? सबका 19 से पहले का 19-20 में तो अभी एग्जाम हुआ नहीं है। 19 में मुख्य परीक्षा से पहले दिल्ली में सबकी कक्षाएं हुई हैं और सबके नोट्स मार्केट में अवेलेबल है। मेरा भी नोट्स अवेलेबल है, फिलोसफी का इथिक्स अवेलेबल है। बेस्ट ग्राउंड, सबसे साउंड ग्राउंड, इसको ऑप्ट कर लो। मैं खूब बोलूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये करता हूं, अब परंतु मेरे लिखवाए गए, मेरे बताए गए सामग्री से सवाल ही न लड़े, आप लिख ही न पाओ, तो मेरा सारा दावा खत्म है। साक्ष्य ये है कि आप मेरा भी उठा लो, इथिक्स का पेपर, इथिक्स का मटेरियल उठाओ बाहर से, अवेलेबल है बाहर में, जीरोक्स सबका अवेलेबल है। ये 1.5 लाख वाले कोचिंग का भी अवेलेबल है। आराम से 2-4 हजार खर्च करोगे, सारा क्लास नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। और लेने के बाद 19 का सवाल देखो और मिलाओ कि 19 में अगर इस सामग्री पे भरोसा करके जाता और मैं लिखता तो मैं कितने नंबर का लिख पाता। 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो, खोजो, 5-7 लोग मिलके खोजी प्रवृत्ति डेवलप करो अपनी, तो पता चलेगा कि 22 महीने का क्लास किए हो और क्लास का 100% आपके पास नोट्स है, क्लास नोट्स है, क्योंकि आप क्लास नोट्स पे ज्यादा बल देते हो। 22 महीना पढ़ने के बाद क्या 19 का आप 50% सवालों को सॉल्व कर सकते थे क्या? 22 महीना बहुत बड़ी बात होती है। 18 महीना 19 महीने का कोर्स है, 20-22-23-24 महीने तक चलता है। 2 साल तो तैयारी में लग रही है। और बंडल ऑफ मटेरियल लोगों ने, बच्चों ने अपने घर में लाइब्रेरी बना ली है, प्रयोगशाला बन गए हैं वो लोग। नतीजा क्या हुआ? 3%। टॉप 100 में एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, टॉप 200 में एक भी नहीं है, पिछले साल भी नहीं था टॉप 100 में। पहला जो रैंक था वो अनिरुद्ध का था, वो 163 शायद पोजीशन था उनका, और इस बार तो टॉप 300 साफ है और सारे मठाधीश यहीं पे बैठे हुए हैं दिल्ली में। अब देख लो रिजल्ट की दशा क्या है। उलझाने वाली प्रवृत्ति प्रबल हो गई है। पहले की स्थिति थी 2014 से पहले, जो लड़के थे और अभी भी जो सिलेक्शन पा रहे हैं, आप कभी नजदीक से जाकर देखो, पता चलता है कि उसमें चुन चुन कर किसी एक कोचिंग पे रिलाई नहीं करता है वो। उसको पता है इथिक्स इनसे पढ़ लेते हैं, जिन इतिहास इनसे पढ़ लेते हैं, साइंस टेक इनसे पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा अच्छे टीचर हैं। अलग अलग टीचरों को, और ये काम इंग्लिश मीडियम वाले खूब करते हैं। मैं चूंकि राजेंद्र नगर में भी इंग्लिश मीडियम में क्लास लेता हूं, तो वहां पे है कि अगर किसी कोचिंग में एडमिशन्स भी हैं तो वो लोग अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग जगहों पे मूव कर लेते हैं कि भाई आर्ट एंड कल्चर ये सबसे अच्छे टीचर इनसे पढ़ लेते हैं, ये इकोनॉमिक्स के सबसे बेहतरीन टीचर ये हैं, इनसे पढ़ लेते हैं। वो चुन चुन के पांच पढ़ के एक जगह इकट्ठा कर लेता है। हिंदी मीडियम वाले तो एक बार जिस कोचिंग में एडमिशन्स ले लिया है, जिएंगे आप ही के साथ, मरेंगे भी आप ही के साथ। पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, झंडा उठा के आंदोलन करेंगे।
तो समय की बर्बादी करो, संसाधन की बर्बादी करो, ऊर्जा की बर्बादी करो। और कई जगहों पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है दिल्ली के कोचिंगों में। अभी एक टीचर, अगले महीने कोई और टीचर, उसके अगले महीने कोई और टीचर, बाउंसर लगा के क्लासेस होती हैं। मजा लो बाउंसर्स का। कई सारे लड़के बैठ के तो बाउंसर्स को देखते हैं कि कितना मसल्स है इसका। टीचरों की इस स्तर पे ये स्थिति है। दशा देख रहे हो ना हिंदी मीडियम की। इस पे सोचो ना, यूट्यूब का मजा लो अलग से, मुफ्त में अवेलेबल है, उसमें मैं कहां मना कर रहा हूं। और जो क्लास में जो डिलीवरी जो परोसी जा रही है चीजें, वो प्रमाणिक नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। बम्बार्डिंग कर दी गई है, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा लोगों को दे दिया गया है। संभल नहीं पाएगा। 6 दिन में एग्जाम हो रहा है मेंस का, रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा मेंस के दरमियान। अगर आप लाइब्रेरी बना लिए हो तो कोचिंग का दायित्व है कि सालगर्भित प्रमाणिक मटेरियल उपलब्ध कराए। सालगर्भित, ऐसा नहीं कि देना चाहिए 2 पेज आप दे रहे हो 20 पेज। लड़के इसी में खुश है, खूब मैटर देते हैं। तो बेटा पढ़ के बन तो जाओ, फिर बताना, फिर कमेंट करना नेगेटिव, यहां इनका मैटर मैं पढ़ के आईएएस बन गया हूं। अभी तक तो एक भी ऐसा नहीं हुआ। अभी तक पिछले 3-4 सालों में ये सब चीजें गेम चला है 3-4 सालों में, और 3-4 सालों में हिंदी मीडियम की स्थिति बिगड़ गई है। थोड़ी सतर्कता बरतो। तो ऑप्शनल का चयन करते वक्त पहला ध्यान रखो, साक्ष्य मिले, पृष्ठभूमि हो। पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए सफल होने, अगर देखना चाहिए पृष्ठभूमि है कि नहीं है, नंबर कितना आ रहा है, कौन से प्रयास में हो रहे हैं, सिलेबस छोटा है कि नहीं है। इसके साथ साथ ये भी देखो, सिलेबस की स्पष्टता भी देखनी चाहिए, सिलेबस स्पष्ट है कि नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि वो सिलेबस जो है, जो आपका जिस ऑप्शनल को आप चयनित कर रहे हो, क्या वो ऑप्शनल आईएएस के साथ साथ पीसीएस में उपयोगी है। हो सकता है आगे आपको पीसीएस भी देना पड़ जाए, संभव है। और पीसीएस में 2 जगहों पे ऑप्शनल पेपर है अभी, एक बीपीएससी में है, दूसरा यूपी पीसीएस में। इसमें भी देखोगे तो आईएएस के साथ साथ पीसीएस में भी फिलोसफी की स्थिति बहुत अच्छी है। पिछली बार फिलोसफी के 2nd टॉपर अनुपम मिश्रा फिलोसफी, और बीपीएससी की 3rd टॉपर फिलोसफी। और 400 में 275 नंबर कई लोगों ने पाया है बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में। 70% के आसपास बीपी मार्किंग है यूपी पीसीएस में। 70% कम नहीं होता है। देखो कि पेन ड्राइव कोर्स खरीद खरीद के खुश रहोगे, कहीं बिक ना जाए टोटल। लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बिक जाएगा, जल्दी से खरीद लो। और लोग लोन लेकर, कर्ज लेकर, जमीन बेचकर भी पेन ड्राइव कोर्स खरीद के रख रहे हैं, कहीं भविष्य में खत्म ना हो जाए पेन ड्राइव। ऐसा माहौल पैदा किया गया है। टॉप 300 में एक भी नहीं है हिंदी माध्यम का छात्र। इस पे चर्चा ही लोग नहीं करते हैं। चर्चा करेंगे तो सवाल उठेगा कि भाई दिल्ली में एक कोचिंग के अंदर 10-10 हजार लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, और साल में 50,000 लोगों को कम से कम पेन ड्राइव कोर्स बेच रहे हैं, और रिजल्ट एक सिंगल नहीं, सिंगल मैं बता रहा हूं, सिंगल आईएएस नहीं, जनरल कैटेगरी में स्पेशली। ओबीसी में भी है तो 1-2 लोग, कितना बड़ा ग्रुप है जनरल और ओबीसी का, और उसमें से 1-2 का होना, ये तो इसमें क्या कहोगे, रोल है क्या कोचिंग का। अब खुद सोचो, विवेक लगाओ। मैंने बोलने के बाद विवेक लगाओ। जो संस्थान में चलाता हूं पतंजलि, ऐसी इसकी परंपरा उत्कृष्ट रही है। अपने पास से एक से एक लोग रिजल्ट लिए हुए हैं। एक छोटा सा मैं साक्ष्य आपको बता रहा हूं। देखो, मैं अभी भानुचंद्र गोस्वामी का वो स्टेटमेंट हाथ का लिखा हुआ मैं दिखा रहा हूं, जो उसी बैच में थे जिस बैच में लोग दावा करते हैं कि किरण कौशल हमसे पढ़ी हैं। ये 9 बैच जो 10 में फाइनली रिजल्ट आया था, ऑल ओवर इंडिया में 33वां रैंक था भानुचंद्र गोस्वामी का। प्रयागराज डीएम, प्रेजेंट में प्रयागराज डीएम। ध्यान रखना, 2014 से पहले 2 पेपर थे, और 2010-11 सीसेट के आने से पहले ऑप्शनल पेपर से भी प्रीलिम्स दिया जाता था। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, इसमें बड़े डिटेल से लिखा हुआ है, और सिर्फ मेरे ही संदर्भ में लिखा हुआ है। कई सारे उस समय भी कोचिंग थे जो दावा करते थे कि आ जाओ हिंदी साहित्य ले लो। इन्होंने फिलॉसफी लिया, और जब फिलॉसफी में जब इन्होंने प्रीलिम्स के लिए डिसाइड किया कि फिलॉसफी से प्रीलिम्स देना है, तो फिलॉसफी में 2 चीजें होती हैं, 3 चीजें थी प्रीलिम्स में। एक इथिक्स था, दूसरा लॉजिक, और तीसरा जो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी।
जो इथिक्स और लॉजिक फिलॉसफी का पार्ट है, तो जब ये यहाँ पे आए तो मेरे पास भी आए, हमारे अतिरिक्त और भी कोचिंगों में गए जहाँ पे फिलॉसफी की पढ़ाई होती थी, तो फिलॉसफी की पढ़ाई कराने वालों लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि इसमें इथिक्स और इथिक्स हम नहीं पढ़ा सकते हैं, इसमें लॉजिक और लॉजिक हम नहीं पढ़ा सकते हैं। स्पष्ट तौर पे हाथ खड़ा कर दिया और ये परेशान भी हुआ, क्योंकि माहौल तो था ही। कई सारे टीचर्स बाहर से भी आते थे उस दौर में दिल्ली पढ़ाने के लिए। इलाहाबाद के भी कुछ कई सारे शिक्षक थे, प्रतिष्ठित शिक्षक, जो दिल्ली आते थे। फिर हमारे पास आए, सीधे सीधे यहाँ के लोगों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, जो दावा करते हैं कि किरण कौशल मेरे पास पढ़ी थी। ये उसी बैच में ये भी थे, भानुचंद्र गोस्वामी भी। ध्यान करना, इन्होंने लिखा, मैं पक्ष को बता रहा हूं कि इथिक्स में क्या स्थिति है सामने ऐसे 1.5 लाख और सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग की। इन्होंने कहा, लिखा उस समय का लिखा हुआ है 2010 का, कि दर्शन शास्त्र में और लोग भी, कुछ लोग थे यहाँ पे जो दावा करते थे कि हम बेहतर हैं, हमसे पढ़ लो। तो इन्होंने लिखा, दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञता का दावा करने वाले अन्य तथाकथित प्रतिष्ठित संस्थानों ने, तथाकथित सो कॉल्ड, ये भानुचंद्र गोस्वामी जो तपा हुआ व्यक्ति है, कर्मठ आदमी है, वो उस समय लिख रहा है कि संस्थानों ने जब दर्शन शास्त्र में ही मुझे प्रारंभिक परीक्षा में मार्गदर्शन दे पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर ली। क्यों असमर्थता प्रकट कर ली? ड्यू टू लॉजिक और ड्यू टू इथिक्स। और 2000 जब 14 में इथिक्स का पेपर ऐड हुआ, 14 में इथिक्स का पेपर आ गया, बोलो, जब 14 में ऐड हुआ तो वही लोग जो इथिक्स पढ़ाने से इनकार कर चुके थे, इथिक्स पढ़ाने में उतर गए, ब्रांडेड कोचिंग, और सबसे दोयम दर्जे का सामग्री प्रोवाइड किया गया इथिक्स में। ऐसे जो 1.5 लाख वाले कोचिंग है, थिंक आईएएस और थिंक फलाना कोचिंग लिखते हैं, इन लोगों को अपना इथिक्स का मटेरियल बदलना पड़ेगा, प्रिंटेड नोट्स भी बदलना पड़ेगा, और क्लास नोट्स तो पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। आप क्लास नोट्स पढ़ के 25%, 30% नहीं लिख सकते हो आईएएस का, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं। नहीं मिलाए हो तब तक खुश हो, जिस दिन मिलाओगे भ्रम टूटेगा। तो ऐसा माहौल बनाया गया है, लोग भक्ति परंपरा में आ गए हैं, एक भी रिजल्ट नहीं है फिर भी भक्ति वंदन करने के लिए रेडी है। वंदन तब करो जब रिजल्ट दिखे, ये ध्यान रखना, पता चले कि हाँ, इनके चलते, इनकी उपस्थिति के चलते ऐसे बैकग्राउंड के लोग सफल हुए हैं। निशान जैन सफल हुए, ये तो उनकी काबिलियत थी, और उनको जीएस में नंबर थोड़ा ही बहुत अच्छा है, उनको नंबर है इथिक्स, उनको नंबर है अपने हिंदी साहित्य में, निबंध के वो बहुत मजे हुए प्लेयर हैं। किताब लिख डाली, आपके अंदर क्षमता हो तो बताओ, किताब लिख डाली, और पहले भी लेखन शैली उनकी बहुत ही मजबूत थी। पूरा उनका श्रेय लोगों ने लूट लिया कि ये तो बिल्कुल एकदम कमजोर थे, मैंने इनको बना दिया। उनकी अपनी क्षमता का तो आकलन ही नहीं होने दिया। अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजों को जब बोलते हैं तो तमाम उन चीजों को स्पष्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझो कि इथिक्स में जिन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया 2010 में, वो 2014 में उतर गए इथिक्स पढ़ाने के लिए, और इथिक्स पढ़ाते वक्त इथिक्स कम पढ़ाते हैं, दर्शन शास्त्र के उल्टा में अधिक बोलते हैं, क्योंकि दर्द छुपा हुआ है बंद होने का। 2011 में बंद करना पड़ा फिलॉसफी, बंद, कि भाई नहीं पढ़ा सकते हैं, इसमें टक्कर मजबूत लोगों के साथ है। हमारे लड़के जब भी मिलते थे परेशान कर देते थे। आज के डेट में भी इथिक्स जो हमसे पढ़ चुका है वो इन 1.5 लाख वाले कोचिंग में टकरा जाए, और ऐसे रिजल्ट हमारे पास से हुए हैं। भानुचंद्र गोस्वामी इसी बैच में थे, कुमार पाल गौतम बीकानेर डीएम, अभी कई लोग थे। 2009-10 में लगभग 40 से अधिक लोग सिलेक्शन था मेरे पास से। अकेले हिंदी मीडियम में 40 सिलेक्शन दिखाना कम बड़ी बात नहीं होती है। ये तो 14 से सारा गेम चेंज हुआ है। 14 से 13 तक तो स्थिति बहुत अच्छी थी। 13 में से प्रथम 3 टॉपर में से 2 टॉपर फिलोसफी के थे। 14 से लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, और कुछ लोग बहुत एक्टिव थे सोशल मीडिया पे, घर घर तक पहुंच गए,
और दशा देख लो पिछले 4 सालों में किस स्तर पे चला गया रिजल्ट। इससे और नीचे जाने की क्या उम्मीद करोगे कि टॉप 300 में एक भी नहीं हो हिंदी मीडियम, और इसका कौन जिम्मेदार होगा? थोड़ा विवेक पूर्वक दिमाग लगाओ। एक से एक ब्रिलियंट लड़के 1.5 लाख वाले कोचिंग में, ब्रांडेड कोचिंग में चले गए। अगर ये बाहर पढ़ते, चुन चुन कर पढ़ते कि ये पार्ट इनसे पढ़ लेते हैं, ये पार्ट इनसे पढ़ लेते हैं, आज के डेट में वो आईएएस रहते। उनको ऐसी अद्भुत मतलब मानसिक खुशी दे दी गई है कि आप बहुत सही जगह पहुंच गए हो बेटे, अब तो आईएएस यहीं से बन के निकलोगे आप। और 2 साल तैयारी में लग जाता है। 2 साल के बाद उसके पास घर में लाइब्रेरी हो गई है, 4 रैक हो गया है, 100-150 किताबें हो गई, और प्रिंटेड नोट्स का तो बंडल हो गया है, जीरोक्स का। जब वो पढ़ना शुरू करता है तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगता है। इतनी सामग्री कैसे दिमाग में बैठा है? जो कम चाहिए था वहां जानबूझ के बम्बार्डिंग कर दी गई है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसका नतीजा इस स्तर पे जा चुका है। ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेकेंड अटेम्प्ट में, और बहुत ही अच्छा नंबर इंटरव्यू में भी था, फिलॉसफी में भी था। अब देखो, पहले प्रयास में सफल हुए गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल भी एक दिन मूव किया था, तनाव में भी रहा बीच में, विशुद्ध रूप से अपने पास, जिसको देखकर लाखों लोग सिविल सेवा की तरफ उन्मुख हुए हिंदी मीडियम में। गोविंद जायसवाल रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर, विशुद्ध रूप से अपने पास। गोविंद को जहां जहां जरूरत होती थी मेरा सपोर्ट था, हर एक स्तर पे सपोर्ट था। नहीं तो ऐसा व्यक्ति आके दिल्ली में पढ़ ले, रुक के पढ़ ले, आसान काम नहीं होता है। फिलॉसफी में सपोर्ट तो था ही, फिलॉसफी के अलावा भी जहां जरूरत थी मैंने सपोर्ट कर दिया, और एक्सेप्ट करता है। कभी बातचीत में आप कभी बैठोगे, बात करोगे, जिसने तहलका मतलब सबसे अधिक लाइमलाइट में रहने वाला व्यक्ति, पीछे एसीबी में हेड, अभी अरुणाचल प्रदेश में अभी वाइफ और हस्बैंड दोनों लोग, पीछे वाइफ इनकी गोवा में, नॉर्थ गोवा की सिटी एसपी थी। तो ऐसे लोग हमारे पास से हुए हैं, बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी परंपरा टूटी हुई है, ये जरूर पक्ष है कि हिंदी से ज्यादा अब अंग्रेजी में रिजल्ट हो रहे हैं। और मेरा एक सेंटर राजेंद्र नगर में भी है, जहां मैं अंग्रेजी में कक्षाएं लेता हूं। तो मैं दोनों मीडियम को बड़े करीब से देखता हूं, हिंदी मीडियम को भी, अंग्रेजी मीडियम को भी। अभी भी रिजल्ट पीछे 2015 में अथर अमीर सफीउल खान, फर्स्ट अटेम्प्ट में IRTS मिला, सेकंड अटेम्प्ट में ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक। इंग्लिश मीडियम हमारे पास फिलॉसफी में भी थे, इथिक्स में भी थे, और निबंध में भी, तीनों में, फिलॉसफी, इथिक्स और निबंध, ऐसे तीनों इंग्लिश मीडियम। राजेंद्र नगर वाले मुखर्जी नगर में मूव थोड़ा ही करते हैं, सारी क्वालिटी वहां पे अवेलेबल है। टक्कर भी लेवल पे चलती है, यहाँ की टक्कर क्वालिटी की टक्कर नहीं, यहाँ मैनेजमेंट की टक्कर हो रही है मुखर्जी नगर में। किसका मैनेजमेंट कितना होशियार है? राजेंद्र नगर में टक्कर क्वालिटी की होती है। वहां आप कभी जाओ ना, पता चलेगा आपको। कभी घूम लेना चाहिए, क्लियर, कभी घूम लेना चाहिए वहां। मुखर्जी नगर में अलग स्थिति है। मुखर्जी नगर में कभी मन न लगे, आप आ गए हो, दिल्ली आ जाओ, और मन न लगे तो कभी मुखर्जी नगर में कोचिंगों को घूम लो, अलग अलग जगहों पे। आपको पता चला कितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, लोगों ने कितना टाइम दे रखा है, कितना पैसा खर्च कर रखा है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पे, जो कि उतनी आवश्यकता नहीं है। और इंडिया के जो बेस्ट कोचिंग राजेंद्र नगर में चले जाओ, आपसे 2 मिनट से ज्यादा कोई बात नहीं करेगा। यहाँ तो एक के पीछे लग जाएंगे, ऐसा कि बेटा ले लो एडमिशन यहीं पे, नहीं तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा। 2-4 और लोग भी लग जाएंगे। थोड़ी सतर्कता बरतना जब मुखर्जी नगर आओ, या कोई भी कोर्स खरीदो, कहीं पे भी खरीदो। ये स्थिति थी। 335 अंक था इनको 600 में। सफलता में फिलॉसफी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गोविंद जायसवाल युवा अभ्यर्थियों में था। ऐसे लोग हुए हैं जो हिंदी माध्यम के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हरिश्चंद्र को देखोगे, झुग्गी नंबर 208 से निकले, झुग्गी नंबर 208 से निकले हरिश्चंद्र, यूपी कैडर में IPS, फर्स्ट अटेम्प्ट। केवल मैं फोटो छापता हूं, और मेरे साथ साथ 1-2 हमारे जो मित्र हैं वो लोग छापते हैं, जो हमारे साथ उस दौर में साथ में थे। कहीं मूवमेंट ड्यू से ये
पॉलिटिकल साइंस से पीजी भी हो रहा था। इसको तो सब पता था ना कि कौन सा पेपर ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यू से पढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा जानकार तो होता ही है, और लोकल दिल्ली में रहने वाला झुग्गी झोपड़ी में 208 नंबर की झुग्गी अभी भी है यहाँ पे न्यू लाइफ हॉस्पिटल के बगल में, मुखर्जी नगर के नजदीक में। और वहां से निकला और पहले अटेम्प्ट में कर्मठ व्यक्ति, मुझे गर्व होता है कि ऐसे हमारे लोग शिष्य रहे हुए हैं, और एक दो नहीं सैकड़ों लोग हुए हैं। जितेंद्र कुमार सोनी, राजस्थान कैडर, फर्स्ट अटेम्प्ट, सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस 29 पोजीशन होल्डर, अपने आगे किसी को टिकने न दें, और दिल्ली में रहते हुए एक दिन के लिए भी किसी कोचिंग में नहीं जाना है। मैंने जो बता दिया मान लिया, और जब कोई व्यक्ति बात मानता है तो मेरा भी दायित्व बढ़ने लगता है कि हमारे ऊपर इतना इसको विश्वास है, तो और ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है, अतिरिक्त सपोर्ट हो जाता है। इंटरव्यू देने तक के लिए एक दिन के लिए कहीं पे नहीं गए, कहीं फोटो नहीं छपता है जितेंद्र सोनी का, फिलॉसफी था इनका भी। एक दिन के लिए भी जाते तो कहीं छप जाता इनका फोटो। मैंने यूट्यूब पे इनके कई सारे वीडियोस डाल रखे, देखो ऐसे लोग हमारे पास रिजल्ट हुए हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर्स थे, साइकिल चलाकर हनुमानगढ़ जिले में साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे, और लोग व्यंग करते थे कि पीजी किया हुआ व्यक्ति और ये अभी देखो प्राइमरी स्कूल टीचर है, और जिद्द में आके स्टेप्स लिया, और एक बार स्टेप लिया जिद्द में आकर, और मार्गदर्शन ठीक था, सटीक मार्गदर्शन था, पहले प्रयास में आईएएस। कौन सा बैकग्राउंड रहा है, प्राइमरी स्कूल टीचर, आप इमेजिन कर सकते हो वहां से उठ के आईएएस तक जाना। मुझे इस बात की खुशी होती है, और ये परंपरा भी टूटी नहीं, अभी भी परंपरा, ये परंपरा इंग्लिश मीडियम में कायम है। इस साल भी गरिमा अग्रवाल हैं 27 नंबर पोजीशन पे हैं, 42 या 43 टॉप 100 में 3 या 4 लोग हैं अभी भी। 22 लोगों का रिजल्ट मैं फिलोसफी के साथ दिखाता हूं अभी भी। इस पिछले बैच में ये भी एक पक्ष है कि उसमें से ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम के, और उसमें कई लोगों को 300 के आसपास नंबर है, 300 क्रॉस भी किए हुए हैं। लोगों ने जानबूझकर फिलोसफी की एंटी में प्लान्ड वे में गेम खेल दिया है, और लोग भले ही वैसे लोगों को आदर सत्कार के साथ मानते हैं। जहां ठीक बात हो वहां आदर सत्कार दो, मगर दिमाग तो खुला रखो। मेरा कहने का मतलब यह है। क्लियर? तो देखो अब मैं कुल मिलाकर ये करने जा रहा हूं, कंपाइल करने जा रहा हूं। जब भी ऑप्शनल पेपर का चयन करो, जिसका भी चयन करो, अगर मान लो आपने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस से, अगर आपने पीजी किया है इतिहास से, अगर आपने पीजी कर लिया है किसी सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट ले लो, फिर भागो मत, कूद फान मत करो ज्यादा। और अगर मान लो आपको नया पेपर लेना है, कोई ऐसा पेपर लगता है कि नहीं मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, मैंने पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है, मुझे अब नया पेपर लेना है, तो अगर आपके साथ दो पक्ष ये हों, अगर आपका बैकग्राउंड हो तो आप हिंदी साहित्य ले लो, अगर आप उसी बैकग्राउंड के हो तो हिंदी साहित्य, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एमए किए हो, पीजी किए हो उसी से तो। और अगर आपको साहित्यिक अभिरुचि हो, साहित्यिक अभिरुचि हो, उपन्यास पढ़ना, कविता लिखना, भाषा के विकास को जानने का प्रयास करना, ये अवधि क्या है, सौरसेनी क्या है, तमाम ऐसे पक्ष, तो अगर आपको गद्य पद्य ये सारी चीजों में खूब आसक्ति है, साहित्यिक अभिरुचि है, तो आप हिंदी साहित्य ले लो। ऐसे लोग लें और यही लोग सरवाइव करेंगे, ये ध्यान रखना। सबकी बुद्धि सभी जगहों पे काम नहीं करती। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उसमें भाषाई बुद्धि भी थी, साहित्यिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की थी। तो अगर आपके अंदर ये साहित्यिक अभिरुचि है तो लो, और नहीं है तो आपको गद्य और पद्य में जाके भीतर में घुसोगे और तनाव ले लोगे। और आज के डेट में कई सारे हमारे कॉल्स आए हैं पिछले 3-4 दिनों में कि सर मैंने पेन ड्राइव कोर्स ले रखा है, और जब मैं भाषा खंड पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ खो गया हूं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है। और भी दूसरी जगहों पे केवल गोदानी सब जगह थोड़ी ही पढ़ना है, प्रेमचंद ही थोड़ी है, प्रेमचंद के अलावा भी तो है, कुछ चीजें समझ में आ जाए। और यही आसान चीजों को शुरुआत में लोग बताकर दिखा देते हैं कि नहीं यही चीज हिंदी में पढ़ना है। तो आप संदर्भ को ध्यान रखना। अगर आपका मान लो थोड़ा साइंटिफिक टच है, सेमी साइंटिफिक है, तो अब इधर में 2-3 पेपर, एक ज्योग्राफी है, दूसरा हिस्ट्री है, दोनों लेंदी है। ज्योग्राफी की भूमिका जीएस में ज्यादा है, इतिहास से ज्यादा है ज्योग्राफी की भूमिका।
ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर में और थर्ड पेपर में भी है। और ज्योग्राफी जानोगे तो आपको डेवलपमेंट समझ में आने लगता है कई चीजों का। इवन आईआर को समझने में भी ज्योग्राफी मदद करता है। अब भारत और इजराइल बहुत दूर हैं और दोनों की ज्योग्राफी अगर जान रहे हो कि रेगिस्तान वहां पे भी है, रेगिस्तान यहाँ पे भी है, तो हो सकता है भाई रेगिस्तानी इलाके में सिंचाई की व्यवस्था करने में आसानी हो सकती है। पता है कि उसकी ज्योग्राफी में कि आसपास में कौन से लोग हैं, यहाँ पे भी आसपास कौन से लोग हैं, तो हम बाड़ाबंदी करने में, सीमाओं की सुरक्षा करने में इजराइल की मदद ले सकते हैं। खेती करने में इजराइल वैसे इलाके में भी खेती कर लेता है, तो हम उससे खेती संबंधी सुविधा ले सकते हैं। अगर सटा हुआ, मान लो ज्योग्राफी से देख रहे हो कि भारत और पाकिस्तान सटे हुए, तो यहाँ सीमा विवाद होगा। अब भारत का अमेरिका के साथ सीमा विवाद थोड़ा ही होगा, बोलो। तो ऐसे ही अपने आप आ जाएगा कि उसके साथ अलग टाइप के पक्ष उभरेंगे, रसिया के साथ अलग उभरेंगे, और जो सटा हुआ है उसके साथ अलग टाइप के उभरेंगे। जैसे नेपाल के साथ देख लो अभी, तो यहां जो सटा हुआ प्रदेश है तो वो ज्योग्राफी से निकाल लोगे। संदर्भ को ध्यान रखना, क्लियर। और जो इतिहास में तो पहले अटेम्प्ट में शायद आपको कोई मिले, ज्योग्राफी में तो मिल भी जाएंगे, इतिहास में तो पहले अटेम्प्ट में सफल होने वाले लोग, आईएएस बनने वाले लोग शायद। और दर्शन शास्त्र जो विभिन्न कैटेगरी, विभिन्न जो मैंने आधार बताए हैं कि इसका छोटा सिलेबस है, स्पष्ट सिलेबस है, क्या पढ़ना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताया गया है, मार्किंग पैटर्न बिल्कुल सही है, हर एक साल आपको साक्ष्य मिलेंगे। जितने लोग दर्शन शास्त्र के साथ सफल हुए उसमें 99% लोग हैं जो दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये दर्शाता है कि दर्शन शास्त्र के लिए दर्शन की पृष्ठभूमि का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यहां तो जिनका दर्शन पृष्ठभूमि नहीं था वो दर्शन पढ़ा सकते हैं, उन्होंने दर्शन पढ़ाने का प्रयास किया, दर्शन की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कितना आसान ये पेपर है। ये पृष्ठभूमि डिमांड नहीं करता कि आपका बीए में और एमए में फिलॉसफी होना चाहिए। और स्पेशली यूपी के लिए जहां पे सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज हटा है, निस्संदेह फिलॉसफी बेहतरीन सब्जेक्ट है वहां के लिए, जो कम समय में तैयार हो सकता है, आसानी के साथ रिवीजन हो सकता है। और यूपी में तो दर्शन की अच्छी सी समृद्ध परंपरा रही है, लगातार वहां के बेहतरीन सब्जेक्ट में रहा है ऊपर के लॉट में। हिंदी साहित्य तो इसके आगे कहीं नहीं ठहरता है अगर यूपी को स्पेशली आप देखोगे तो। क्लियर। रिजल्ट को देखो और मार्किंग पैटर्न को देखना। बट जिनका अगर बैकग्राउंड है एजुकेशनल, जैसे आशुतोष राय का हुआ, वहां पे भी तो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उनका, ठीक है, छोटा है, रिवीजन में बहुत आसानी है, रटना कम है। इसलिए फिलॉसफी में देखोगे तो 70% तो मुझे लगता है बीटेक वाले लड़के हैं आज के डेट में। लाइन से बीटेक 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 दिखाई देते हैं फिलॉसफी में। साइंस वालों को फिलॉसफी से क्या मतलब है, वो चाहता है छोटा सब्जेक्ट मिले, साइंटिफिक मिले, तो फिलॉसफी ऑप्ट करते हैं। यस, सामग्री पूर्ण रूप से अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो सामग्री जब अवेलेबल है तो इसको ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल भरोसेमंद सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत जंप कर रहा है, कभी एकदम बॉटम लाइन को टच कर रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, कंसिस्टेंट है ये। हिंदी साहित्य कभी 12%, कभी 2%, 2.5%, यही हाल इसका भी है। मैथिली साहित्य का कभी 10%, कभी 4%, 6% का अंतर जाना बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाता है। तो पूर्ण रूप से तो भरोसा नहीं कर सकते हो। 2014 में 407 में से 22 लोगों का हो रहा है हिंदी साहित्य में, और 2015 में 428 लोगों में 12 लोगों का हो रहा है। संख्या बढ़ गई परंतु आधे हो गए लोग। संदर्भ को देखना। तो ये जो विभिन्न क्राइटेरिया हैं, जीएस के लिए उपयोगी है, निबंध के लिए उपयोगी है, दोनों में उपयोगी है फिलॉसफी की स्थिति। जब इतने क्राइटेरिया हैं तो फिलॉसफी निस्संदेह एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। किसी भी कसौटी पे रख लो और पीछे का पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 2014 के बाद का भी देखो। 15 में कुमारी मुनेश थी, चंद्रकांता राठौर थी, नागेश पांडे रहे, पीछे वो राजेंद्र पेंसिया रहे हुए हैं फिलॉसफी के साथ। ये सब फिलॉसफी के लोग रहे हुए हैं और फिलॉसफी के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है।
बोलो। पिछली बार हरिशंकर को 298 नंबर है पिछले वर्ष में, हिंदी मीडियम का थर्ड टॉपर है। रवि कुमार सिहा की तो खूब चर्चा हुई, रवि कुमार सिहा की, चूंकि हिंदी मीडियम के टॉपर है, और थर्ड टॉपर हरिशंकर कहीं चर्चा नहीं हुई। और 298 नंबर कम नहीं होता है, सिंपल बीए पास। तो विभिन्न क्राइटेरियाज पे कसोगे तो फिलॉसफी की एक बेहतर स्थिति है, निस्संदेह एक बेहतरीन सब्जेक्ट के रूप में है। और आपकी जो जागृति पैदा हुई है ना, ऐसे लोगों को देख कर हुई है। अब दौसा कलेक्टर देखोगे, अभिचल चतुर्वेदी, फिलॉसफी कई जगहों पे कलेक्टर हैं अभी, एक दो जगह नहीं। फिलॉसफी का ये दबदबा रहा है। अभी पीछे कुछ सालों में जानबूझकर लोगों ने यूट्यूब पे फिलॉसफी के एंटी में एक माहौल, पूरा अभियान चला रखा है। इथिक्स भी लोग पढ़ाते हैं तो पहले 10 लाइन फिलॉसफी के उल्टा बोलेंगे कि फिलॉसफी बकवास है, फिलॉसफी आला दर्जे का इसमें गप है। और ऐसे लोग इथिक्स पढ़ाने पे उतर गए हैं जिनका इथिक्स केवल पूछ लो कि इथिक्स शब्द का मीनिंग स्पष्ट कर दो, तो मीनिंग लोगों ने स्पष्ट करने में असमर्थता जाहिर की है। परंतु बोलने में इतनी मधुरता के साथ बोला जाता है, मासूमियत के साथ बोला जाता है, कलाकारी के साथ बोला जाता है, लोग ललके गदगद हैं। कितना उपयोगी है मेंस के लिए, इस पे कौन सोचता है? मेंस दोगे तब न सोचोगे। बारीकियों को ध्यान रखो। मैं तो ये बता रहा हूं कि जब इथिक्स 2010 में इसने 8 या 9 में डिसाइड किया था कि मुझे इथिक्स पढ़ना है, भानुचंद्र गोस्वामी ने, तो सबने हाथ खड़े कर दिए जो दिल्ली में अपने को बॉन्ड मानते थे, सो कॉल्ड बॉन्ड, सो कॉल्ड मीडिया मैनेजमेंट का बॉन्ड, हाथ खड़ा कर दिए। तो उस समय इथिक्स मैंने पढ़ाया। और इथिक्स प्रीलिम्स पढ़ाने का मतलब बारीकियों में जाना। तो हमारा कभी नोट्स देख लो, हमारा इथिक्स का प्रिंटेड नोट्स देख लो, हमारा इथिक्स का क्लास नोट्स देख लो, बेहतरीन है। पिछली बार के सवालों को मिलाओ कि मैं इनके नोट्स पे केवल रिलाय करता तो मैं लिख पाता कि नहीं। और ये 1.5 लाख वाले जो कोचिंग है, जो सो कॉल्ड ब्रांडेड, उनका नोट्स देख लो। जिस दिन मिलाओगे, कंपैरिजन करोगे, ये इसको कूड़ेदान में फेंकोगे। ये 1.5 लाख वाले कोचिंग को अपना नोट्स बदलना पड़ेगा, जहां 1.5 लाख और सो कॉल्ड ब्रांडेड, ये दिल्ली के नंबर 1 कोचिंग, इनको अपना इथिक्स का कम से कम नोट्स तो बदलना पड़ेगा। और अगर बदला जाएगा तो आप मान लेना पीछे वाले लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि उसके आधार पे तो लिख सकते हो नहीं। खुश रहो फिर सुन के। इज इट क्लियर? तो हमारे 2 पक्षों की शुरुआत हो रही है कि फिलॉसफी को मैं लेके चल रहा हूं अभी, और इथिक्स को लेके चलूंगा। दोनों पक्ष अपने से संबंधित है। दोनों पक्षों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कई वर्षों से मैं इन्वॉल्व रहा हूं। क्लियर? और मैं उसको लेके चल रहा हूं अभी आगे। मैं एक कक्षा में ये बताने का प्रयास करूंगा, अगला सत्र जो होगा, कि दर्शन शास्त्र आखिर है क्या। हमने इतनी तो बातें बता दी कि दर्शन शास्त्र एक बेहतरीन विषय है, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे। जब मैं YouTube पे इसको पुट कर डालूंगा तो मैं नीचे सारे लिंक दे दूंगा, देखो यहाँ से ये चीजें आप गौर से देख लो। इज इट क्लियर? और मैं आगे जल्द ही मैं प्रयास करूंगा 2-3 दिन के भीतर दर्शन शास्त्र क्या है उसको डिटेल से एक मैं वीडियो डाल दूं, कि आपको पता चले कि आखिर फिलॉसफी होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या होता है। और उनका वैसे लोगों का भी उत्तर देना आवश्यक है जो भ्रम पैदा कर रहे हैं फिलॉसफी के बारे में। गलत जानकारी देकर, झूठ बोलकर, सीधा झूठ बोला जा रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है, अधूरी जानकारी दी जा रही है। जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और फिलॉसफी के बारे में र्यूमर, क्योंकि दर्द है ना, फिलॉसफी बंद करना पड़ा था, कारण मैं था। ये ध्यान रखना, मेरे छात्रों ने परेशान कर दिया था। इज इट क्लियर? थैंक यू।